अच्छा मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। देखिए आईकैप के एग्जामिनर ने अब तक ना आपसे जो चीजें टेस्ट किए हैं वो बोरिंग कॉस्ट को टेस्ट किया है कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर, ठीक है। जबकि बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है सर? वो तमाम बोरिंग कॉस्ट जो एसेट को अक्वायर करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए की जाए सर, उस बोरिंग कॉस्ट को अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो आपने उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, इतनी मुश्किल अंग्रेजी जो है वो हमें समझ नहीं आती। सबसे पहले तो सर एक डेफिनेशन है क्वालिफाइंग एसेट की। ये क्वालिफाइड एसेट नहीं है, क्वालिफाइंग एसेट है। मुझे तो क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या सर? क्वालिफाइंग एसेट का मतलब ये है कि वो एसेट जिसको कंस्ट्रक्ट करने पे व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंशियल टाइम, ये किसी जगह पे भी स्टैंडर्ड में डिस्कस नहीं हुआ हो, ठीक है। तो एग्जाम में आपने सब्सटेंशियल टाइम लेना है कम से कम 6 महीने। 6 महीने से अगर कम में एसेट बन रहा है फिर वो एसेट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है जी। आपने 6 महीने अज्यूम करना है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर आपसे खेल सकता है। वो कहाँ खेल सकता है? वो आपसे कहेगा जी एक एसेट आम तौर पे जनरली जनरली 6 महीने लेता है बनने में, हमने उसको जो है वो 3 महीने में कंस्ट्रक्ट कर दिया, डबल शिफ्ट लगा के कंस्ट्रक्ट कर दिया। क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? यस सर है। क्योंकि हमने ये नहीं देखना है कि वो एक्चुअल में कितने टाइम में बना है, हमने क्या देखना है कि वो आम तौर पे 6 महीने में बनता है या नहीं। क्योंकि देखो आपने डिसीजन लेना है क्वालिफाइंग एसेट को शुरू करते वक्त कि वो क्वालिफाइंग है या नहीं। कंप्लीट करने के बाद डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग शुरू कब से होगी? डे 1 से। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफाइंग एसेट है या नहीं है। अच्छा, एक एसेट आम तौर पे जनरली टाइम लेता है सर तकरीबन से 4 महीने का। हमारी नायली, हमारी सुस्ती, हमने सर उसको तकरीबन को 10 महीने में कंप्लीट किया। क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं सर। क्वालिफाइंग एसेट का मतलब क्या है? वो एसेट जो आम तौर पे सब्सटेंशियल टाइम लेता हो बनने में। क्या क्वालिफाइंग एसेट इन्वेंट्री हो सकती है? यस सर, बिल्कुल। अगर मिसाल के तौर पर मैं जहाज बना के बेचता हूं तो जहाज बनने में सर को 1.5 साल लगता होगा। मेरा बिजनेस है जहाज बना के बेचना, तो 2 मेरे लिए वो इन्वेंट्री है, लेकिन वो क्या है मेरे लिए? क्वालिफाइंग एसेट है। क्या क्वालिफाइंग एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो सकता है? हाँ सर, मिसाल के तौर पर मेरी आदत है, मैं बिल्डिंग्स बना के उसको खुद इस्तेमाल करता हूँ, अपने ऑफिस कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो बनने वाला एसेट क्या होगा? बनने के बाद पीपी बन जाएगा। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है? जी सर। एक बिल्डिंग मैंने बना दी, मैंने रेंट आउट कर दी, मेरा इरादा है सर मैं बिल्डिंग कंप्लीट करूंगा, रेंट आउट कर दूंगा। तो याद रखिएगा क्वालिफाइंग एसेट इन्वेंट्री भी हो सकती है, क्वालिफाइंग एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं, सॉफ्टवेयर क्या होता है सर? सर सॉफ्टवेयर विल टेक सब्सटेंशियल टाइम। तो क्या सॉफ्टवेयर जो कंस्ट्रक्ट होकर बनेगा क्या वो भी क्वालिफाइंग एसेट है? यस सर, वो भी क्वालिफाइंग एसेट है। तो सर एक पेपर में एमसीक्यू आया था कि जी इनमें से कौन सी चीज क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, ठीक है जी, या कौन सी चीज क्वालिफाइंग एसेट है। तो उसके अंदर जो ऑप्शन है सारे सही थे। इन्वेंट्री भी हो सकती है, पीपी भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और इंटेंजिबल भी हो सकता है। तो छोटा सा अपने पास हेडिंग डाल के लिख दोगे, क्वालिफाइंग एसेट कैन बी इन्वेंट्री, ठीक है जी। फिर जी, कैन बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड ये जो है वो इंटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, एक एसेट को, क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास पैसे कहां से आते हैं? कहां से आएंगे पैसे? सर या तो मैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक लोन लूंगा, या और सर गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल सकती है मुझे, और सर और क्या हो सकता है? सर मेरे पास राइट इशू के थ्रू पैसा रेज हो सकता है। अच्छा, ये तो सबको पता है ना राइट इशू क्या होता है। आप आवाम को शेयर्स बेच के उनसे पैसे ले लेते हो, यानी इक्विटी इशू करते हो, ठीक है जी। अच्छा, और क्या हो सकता है? सर चलो सुनो, मलिक रियाज एक बिल्डिंग बना रहा है, एक 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 पूरी जो है वो सोसाइटी बना रहा है,
मलिक रियाज जो है वो क्या डे वन पे अपना पैसा लगा के खर्च करना शुरू कर देगा? नहीं सर, वो आमतौर पे क्या करता है, जिन लोगों को अपार्टमेंट बेचे होते हैं उनसे पैसा भी आहिस्ता आहिस्ता कलेक्ट कर रहा होता है। तो इसका मतलब है सर मेरे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स भी आ रहा होता है। और जी, और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है? एआरडीटी ने सोचा कि जी सामने वाली जगह खरीद के ना इसको कंस्ट्रक्ट करे और एक दूसरा जो है वो कैंपस बना दे। दुनिया का सबसे बेवकूफी का डिसीजन होगा इस एरा में, जहां सारी चीजें ऑनलाइन जा चुकी हैं, हम किसी दूसरे कैंपस पे जा रहे हो। ठीक है, अज्यूम करो हैं हम पागल, हमने एक सामने एक जगह लेके कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। पैसे कहां से आएंगे? इधर से कमा रहे हैं उधर डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास ऑपरेशनल कैश फ्लोज भी हो सकते हैं। और सर क्या हो सकता है? और हमारे पास कुछ भी ना हो तो जनरल लोन हो सकता है। अच्छा एक चीज सुनना जरा गौर से, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाना। मुझे बताओ, जब मैं बैंक से जाके लोन लेता हूं ना, तो मैं बैंक को कहता हूं जी मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक का सबसे पहला सवाल पता है क्या होता है मुझसे? किस लिए चाहिए? बैंक मुझसे क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है। क्या पूछता है? अगर मैं कहूं ना कि मुझे इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन चाहिए, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक। अगर मैं बैंक को ये कहूं कि मुझे इस एसेट को भी कंस्ट्रक्ट करना है और भी बहुत सारे मामलात हैं, कंपनी के कुछ क्रेडिटर्स को पैसा पे करना है, कुछ पुराने लोन वापस करने, कुछ नए प्रोडक्ट शुरू करने, तो ये जो लोन मैं ले रहा हूं जिसमें बहुत सारे पर्पस इन्वॉल्व है, ये क्या है? ये जनरल लोन है। ये बात समझ आती है? तो मुझे एक बात बताएं सर, ये है मेरे पास आमतौर पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, मुझे बताएं इसमें सीक्वेंस ऑफ यूज क्या होगा? हम पहले किसको यूज करेंगे, फिर किसको यूज करेंगे? सर हम सबसे पहले स्पेसिफिक लोन को यूज करेंगे, चाहे साथ में कुछ भी मौजूद हो। हमने सबसे पहले क्या करना है? तो ये हमारे पास सर पहला प्रायोरिटी इसको देंगे हम। फिर जनरल लोन यूज होगा सबसे आखिर में, जब कुछ नहीं है तो। और सर इनमें आप किसी को भी पहले ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इसका मतलब है ये दरमियान में यूज होंगे, इन बिटवीन यूज होंगे। सबसे पहले आप उसको फारिग करोगे। आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि स्पेसिफिक लोन का पैसा पड़ा हुआ मैं ऑपरेशनल कैश फ्लोज यूज कर रहा हूं, ये आप नहीं कर सकते अज्यूम। आपने हमेशा क्या करना है? पहले स्पेसिफिक लोन का पैसा इस्तेमाल कर लेना है, फिर अगर आपको मजीद पैसे की जरूरत पड़ती है तो बाकी सोर्सेज देख लें, नहीं है तो क्या करोगे? फिर आप जनरल लोन यूज करोगे। ये बात समझ आती है? तो मुझे बता सबसे आखिर में कौन सा यूज करना है और सबसे पहले क्या यूज करना है। अब एग्जामिनर को पता है कि यार ये बच्चा रट्टा मार के आया होगा, उसे सवाल दिया ना डे वन पे स्पेसिफिक लोन है ना ऑपरेशनल कैश फ्लो है, कुछ भी नहीं है, जनरल लोन पड़ा हुआ है। अब आपका तो रट्टा लगा हुआ है, जनरल लोन कब यूज करना है? आखिर में। लोग परेशान है, कुछ है ही नहीं, सर ने तो कहा था ये आखिर में यूज करना है। वो तो आखिर पहले ही हो जाएगा ना, कुछ ना हो तो। ये बात समझ आती है? तो ये बच्चे बाद होगा पेपर दे के आते, सर आपने कहा था इसको आखिर में यूज करना, तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा आखिर ही हो गया ना फिर ये, ऐसा तो कोई पीस नहीं है ना क्लास में। अब बताओ सबसे पहले क्या यूज करोगे? स्पेसिफिक, और फिर उसके बाद बाकी सारे सोर्सेज, फिर जो बच जाए तो जनरल लोन यूज करोगे। ऐसा है तो फटाफट छापो छापो। फंड्स क्या होना है? ओन फंड्स का क्या करेंगे? देखो ओन फंड्स का मतलब ये हमारे अपने पैसे। मैंने आपको फिर कहा, अच्छा जेब में अपने पैसे भी पड़े, लोन भी ले लिया, स्पेसिफिक क्या यूज करें पहले? स्पेसिफिक लोन पहले यूज करें, ठीक है ना? हम स्पेसिफिक लोन पहले यूज करेंगे। अच्छा बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, सारी चीजें छोड़ के ना बोर्ड पे देखो। सर मैंने एक एसेट खरीदा, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, एक मैंने पीपी खरीदा, परचेज किया, प्लीज बोर्ड पे देखना। सर परचेज कॉस्ट मैंने पे की, परचेज प्राइस मैंने पे की 100 रुपए आज का मतलब है ईयर 0 पे। सर मैंने पहले साल के एंड पे 121 रुपए पे करने, 2 किस्तों में पैसे पे कर रहा हूं। अभी कितने पे कर रहा हूं? 100, और 1 साल बाद कितने पे करूंगा? 121 रुपए। ऐसा तो मुझे बताओ इस पीपी को अक्वायर करने के लिए मैंने 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए, और सर स्टैंडर्ड आपको ये कहता है, फ्रेमवर्क आपको ये कहता है कि सर जब भी एक पेमेंट 12 महीने से आगे जा रही, 12 महीने या उससे आगे जा रही, ठीक है जी, तो फिर आपने उसमें से फाइनेंसिंग कंपोनेंट यानी इंटरेस्ट निकाल देना है। देखो जो बंदा आपको एसेट बेच रहा है वो एसेट आज दे रहा है आपको, पैसे कब ले रहा है? 1 साल बाद। तो इसका मतलब है उस बंदे ने 1 साल का सूद का पैसा भी उसमें डाला होगा, ये हमारी अजम्पशन है। तो ये 100 रुपए वो आपसे डे वन पे ले रहा है, इसमें कोई सूद नहीं है।
लेकिन जो 121 रुपए आपसे ले रहे हैं ना 1 साल बाद, इसमें क्या शामिल है? तो सर आपसे IAS 16 कहता है कि जब आप एसेट को कैपिटलाइज करो तो उसकी कंसिडरेशन में अगर सूद शामिल है तो उसको क्या कर दो, हटा दो। अब बताएं इसमें सूद कैसे हटाएं? अज्यूमिंग के, और तो सुनना, ये मैं हूं जो एसेट खरीद रहा है, से मिसाल के तौर पर ये उस्मान है जो एसेट बेच रहा है, ठीक है जी, 2 लोग हैं, मैं एसेट खरीद रहा हूं, उधार किसने लिया, मैंने या उस्मान ने? उस्मान से मैं एसेट खरीद भी रहा हूं, ठीक है जी, ये थोड़ा सा ना अकल लगानी है। उस्मान से मैं एसेट खरीद भी रहा हूं और कह रहे हो उधार उस्मान ले रहा है, उधार किसने लिया है? मैंने लिया ना, एसेट तो मैं ले गया, पैसे उसको देने मैंने, तो बताएं उधार किसने लिया? मैंने लिया, मैंने एसेट उठाया ले गया घर में, उस्मान को 100 रुपए दिए, मैंने कहा बाकी पैसे कब दूंगा? 1 साल के बाद दूंगा, तो उधार यहां किसने लिया? मैंने लिया। अगर मैं आज बैंक जाऊं ना, गौर तो सुनना मेरे बच्चों, तो बैंक मुझे बैंक लोन देगा, मेरा बोरोइंग रेट होगा, अगर मैं आज बैंक से लोन लेने जाऊं से 10%। उस्मान अगर लोन लेने जाता ना आज बैंक से, तो उस्मान का बोरोइंग रेट होता से 11% या 12%। ऐसा क्यों? सर बैंक सोचता है कि जी अहमद रजा की एक रीजनेबल इनकम है, वो आराम से सूद का पैसा वापस कर सकता है, प्रिंसिपल भी वापस कर सकता है, तो अगर हम उसको लोन देंगे तो हमें 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। उस्मान साहब ऐसे हैं जो थोड़े रिस्की हैं, वो पैसे दें तो शायद बैंक उसको पैसा दे तो शायद वो वापस ना करे, देर से वापस करे, तो बैंक क्या करता है, एक रिस्की बंदे से जो पैसे ना दे शायद या देर से दे, उससे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करता है। तो सर मुझे एक बात बताएं, यहां पर उधार किसने लिया, मैंने या उस्मान ने? मैंने लिया, क्योंकि मैं एसेट उधार पे लेकर आ रहा हूं, तो मैं डिस्काउंटिंग किस रेट से करूंगा? उस रेट से जो उधार लेने वाला है। उधार लेने वाला कौन है? मैं हूं सर। तो मैं क्या करूंगा, इस 121 को, जो कि कब मिल रहे हैं मुझे, 1 साल के बाद मिल रहे हैं, मैं क्या निकालूंगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू, 1 + 10%, कितना आता है जी? 110। अब बताओ जी, मैं कहता हूं मुझे एसेट 100 रुपए प्लस 110 का मिलता, अगर मैं इसको कैश पे लेता, लेकिन मैंने कैश पे नहीं लिया इसको, मैंने पैसे देर से दिए, तो सामने वाली पार्टी ने क्या किया, सर थोड़े से पैसे बढ़ा दिए, 110 की जगह मुझसे कितने चार्ज किए, 121। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास ये कितने हो गए, 200, 210, ऐसे ही। अब बताओ मैंने अपने पास एंट्री क्या पास की होगी पहले दिन? सर पीपी डेबिट कितने से, 210, और कैश क्रेडिट कितने से, 100, और पेबल टू सप्लायर कितना, 110। ये मैंने कब पे करने, 1 साल के बाद। गौर तो सुनो, क्या ये एसेट जो डे 1 पे आपको रिसीव हुआ, ये इस्तेमाल के काबिल है? हाँ सर बिल्कुल काबिल है इस्तेमाल के, बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल है। तो सर इसका मतलब है जो आप 1 साल में सूद पे करोगे, इसको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। क्यों? क्योंकि एसेट तो डे 1 पे काबिल है इस्तेमाल है। अगर इस एसेट को खरीदने के बाद में क्या शुरू कर देता, कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता, तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी क्या होता, कैपिटलाइज होता। मैं भी ये अज्यूम नहीं कर रहा, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैंने पीपी खरीदा और वो डे 1 पे क्या है, काबिल इस्तेमाल, और मैंने इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया। अब बताओ सर, मैं पहले साल के एंड पे क्या एंट्री पास करूंगा? मैं कहूंगा जी जो 110 रुपए हैं जो मैंने पे करने थे, इस पे लग गया सूद, कितने का, 10% का। तो सर मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से, 110 इंटू 10%, कितना जी, 11, और पेबल टू सप्लायर, इंटरेस्ट पेबल अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली पे तो सप्लायर को ही करना है ना। अब बताएं इसके बाद, फिर पहले साल के एंड में मैंने एंट्री पास की किस चीज की, पेबल टू सप्लायर डेबिट कितने से, 121 से, और कैश क्रेडिट कितने से, 100। मुझे बताओ मेरा पीपी कितने पे रिकॉर्डेड है, पीपी रिकॉर्डेड है 210 पे, तो पीपी पे डेप्रिसिएशन बुक होगी पहले साल की, अज्यूमिंग के पीपी की लाइफ, अज्यूम करते हैं कि पीपी की लाइफ 15 साल है, तो बताओ मैं इसको डिवाइड करूं किससे, 15 से, तो बताया मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, 14 रुपए, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 14 रुपए से। ऐसा है? अब सुनना जरा गौर से, मुझे बताएं आपने इस बोरिंग कॉस्ट को, क्या ये बोरिंग कॉस्ट है? हाँ सर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, तो क्या इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। क्यों?
क्योंकि एसेट वाज इन यूजेबल कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट डे। ऐसा व्हाट इफ क्या यूजेबल कंडीशन में नहीं होता और हमने इस पे कंस्ट्रक्शन करना होती तो फिर आप इसको भी कैपिटलाइज करते। ये वो चीज है जो उसने अभी तक किसी सवाल में नहीं डाली। अभी तक वो स्पेसिफिक जनरल पे ही चल रहा है। ये चीज उसने किताब में लिखी है लेकिन अभी तक टेस्ट और ये जिस अटेम्प्ट में भी पूछा ना उसने तो लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा और बहुत सारे लोग इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं निकालेंगे। वो एसेट को उठाएंगे 110 और 100 और 121 और चला देंगे तो और ये होगा 4 साढ़े 4 नंबर का और बाहर निकल के गए ऐसा पेपर आया तेरे भाई ने ऐसा जबरदस्त काम किया तेरी सोच है। पूछा ही क्या था 15 मार्क्स के सवाल कर लोगे? मुझे बताओ किस स्टैंडर्ड का एरिया ये? या ये 23 का एरिया नहीं है, ये 16 का एरिया है। ये उससे डिस्कस किया ये 16 में, ठीक है जी। और 23 में डिस्कस किया है कि जब एसेट आप अक्वायर भी करोगे ना और अक्वायर करने के बाद आपने उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी तो एक्वायर करने के लिए जो आपने डिस्काउंटिंग की थी वो वाला सूद भी आपने क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। ये बात समझ आती है? अब हम इसको कैपिटलाइज करने जा रहे हैं अगले क्वेश्चन में। मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया ताकि हम इसको आगे लेके जा सकें। डन? बड़ो जरा दोस्त यार अब वर्कशॉप में भी यार मेरा भाई तू लेट आएगा और कहेगा रिपीट कर दें तो फिर हो गया काम है कि वो पास नहीं होगा। ठीक है जी। ये मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ जो ICAP ने सब कॉलेजेस के साथ शेयर किए हैं, ठीक है ना। बताया कि जी जिसने एक सवाल छोड़ा उसके पास इतने % लोग उसमें पास हुए, जिसने एक से ज्यादा छोड़ा उसमें सिर्फ 10% लोग पास हुए। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आप ये बड़ा लाइट लेके चल रहे हो ना चीजों को, ये तो पहली ट्राई बॉल होती है ना वो क्रिकेट में जब बचपन में हम खेलते थे। अच्छा मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो दोस्तों। चलो मेरे बच्चों देखो, एक बच्चा कह रहा है कि मैंने 20 मार्क्स छोड़े थे और मेरे 45 आए, 15 छोड़े तो 42 आए। ये मेजॉरिटी का यही कहते, हाई 40s में फेल हुए उनके तकरीबन 15 से 20 नंबर छूटे, वो हाई 40s में फेल हुए। अब मुझे ना आपका अटेंशन चाहिए, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपकी थोड़ी हालत टाइट हो और आप इंसान के बच्चे बन के यहाँ देखो। डिस्कशन के लिए मैंने आपको नहीं दिया ये। सुनो जरा दोस्त, अब बिल्कुल खामोश, ये 3 सवाल ही करके चले जाना, ये बोरिंग कॉस्ट के लिए बहुत है, ठीक है। तो ठीक ठाक मेहनत हुई है इसको बनाने पे, इसको जरा समझ लो नहीं तो बेकार जाएगी सारी मेहनत। अच्छा ये मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ सारे। a plant at the following agreed payments, ठीक है जी। एक पेमेंट 1 जनवरी 2019 को हो रही है, कितने की जनाब? 150 रुपए की। और एक पेमेंट होगी 1 जनवरी 2020 को 302.5 की। क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत है? यस सर है। क्यों सर? क्योंकि 1 साल से बियॉन्ड पेमेंट हो रही है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लाजमी निकालनी चाहिए। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू कब नहीं निकालते हैं सर? जब 11-12 महीने से कम का पीरियड हो तो भी आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, चाहो तो ना निकालो, मर्जी हो जाती है। लेकिन 12 महीने पूरे होते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू लाजमी निकालनी है। डन? अब बताएं जी, इसमें पूरे 12 महीने से का हिसाब बन रहा है तो मुझे 302.5 की क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। द प्लांट वॉज सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। इसका क्या मतलब है? प्लांट तो हमने ले लिया लेकिन प्लांट हम खोल के बैठेंगे, उसको सही करेंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, कुछ अपनी चीजें ऐड करेंगे, तो सर ये पूरा फेज कंस्ट्रक्शन में काउंट होगा। और जब कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो ये जो सूद आ रहा होगा ये क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। फिर एंड वुड टेक 10 मंथ्स टू कंप्लीट। सब्सटेंशियल पीरियड है। व्हाट इफ क्या 4 महीने लिखा होता तो हम कहते हैं क्वालिफाइंग एसिड ही नहीं है, इस पे कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि 10 महीने तो बोरिंग कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। फिर द फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ एसेट। अब ये खर्चे मजीद हुए खरीदने के बाद। आपने 60 रुपए का खर्चा एक दफा किया, 50 रुपए का खर्चा एक दफा किया, 42 रुपीज का खर्चा एक दफा किया, और कब तक आप खर्चा करते रहे? 1 अक्टूबर तक कंस्ट्रक्शन चलती रही। कंस्ट्रक्शन कितने महीने चलेगी? 10 महीने चलेगी। फिर
फॉलोइंग आर द सोर्सेज यूज्ड टू फाइनेंस द अबव पेमेंट। हमने कहां कहां से पैसा लाया? अच्छा, कौन से पैसे? ये वाले पैसे भी और ये वाले पैसे भी, या खाली ये वाले पैसे? नहीं सर, ये दोनों पैसे। इन दोनों पैसों के लिए हमने क्या किया है? फाइनेंस यूज किया है। पहला वाला पैसा तो हमने 150 रुपया दिया होगा ना एसिड खरीदने के लिए, ये भी हमने किसी ना किसी जगह से फाइनेंस किया। और जो बाकी पैसे देंगे ये भी हमने क्या किए? फाइनेंस किए। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास? स्पेसिफिक लोन पहले दिन से अवेलेबल है। कितने का लोन है? 220 का। फिर वो कह रहा है जी ये 220 रुपए का प्रिंसिपल 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा, 55 रुपए ईच एवरी ईयर। हर साल के एंड में हम ये लोन भी क्या करेंगे? रीपे करेंगे। मुझे बताओ, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, 1 जनवरी को लोन लिया है तो इसकी पहली रीपेमेंट कब होगी? 1 जनवरी। लेकिन उसके आगे उसने क्या लिख दिया? फर्स्ट रीपेमेंट वुड बी ऑन 31 दिसंबर 2020। इसका मतलब है पहले साल के एंड पे कोई पैसा आपको रीपे नहीं करना। फिर रेट एप्लीकेबल टू द लोन इज 10%। और अगर इस लोन में से कोई पैसा बच जाए तो बैंक आपको उसके ऊपर सूद देगा। कितने का? 6% का। ये तो पता है ना कि हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें वो लोन कैसे देता है? यार प्यारा भाई, आज भी अगर मोबाइल पे काम करेगा तो हो गया काम, मत रो, छोड़, ध्यान देख यार, मोबाइल रख दो यार, इसी ने गरक किया तुम लोग, रख दो, मना कर दो, बोलो इन क्लास जानू, कॉल यू लेटर, मना कर दो। यहाँ देख लो। अब मुझे एक बात बताएं सर, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो लोन आपको कैसे दिया जाता है? थैली लेके जाते हो? नहीं सर, बैंक आपको अपने अकाउंट में क्रेडिट करके देता है। ठीक है जी। और जब तक आप उस अकाउंट से पैसे ड्रॉ ना करो तो बैंक आपको उस अकाउंट में रखे हुए पैसों पे क्या देता है? इंटरेस्ट भी दे रहा होता है। तो सर बैंक हमसे चार्ज करेगा 10% का सूद और हमें देगा कितना? किसी के जहन में ये तो नहीं आता कि बैंक हमसे 10% चार्ज कर रहा हो और हमें दे 12% रहा हो। तो मैं आज ये क्लास छोड़ता अभी मीजान बैंक से 2 अरब रुपए का लोन लेके मीजान में रख देता। ठीक है जी। और सुकून से मैं 2% की इनकम खाता। ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा, अब सर मुझे एक बात बताएं। अच्छा बिल्कुल, हाँ हराम है। अच्छा चलो, अल्लाह करे कि लोगों को सूद के अलावा भी जो हराम इनकम है ना वो नजर आए। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ सूद हराम है, बाकी सब हलाल है। ठीक है जी। अच्छा चलो जी, आगे बढ़ाओ। एक तो स्पेसिफिक लोन हो गया। कितने रुपए का लोन मौजूद है? अच्छा, हमने ऊपर पेमेंट देखी, 150 रुपए की पेमेंट शुरू में करनी है, 60 रुपए की पेमेंट और करनी है। तो ये स्पेसिफिक लोन तो शुरू में ही अच्छा खासा फारिग हो जाएगा। फिर जनरल लोन भी हमारे पास, ओडी फैसिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम 1 जनवरी 2019। डिटेल्स ऑफ द ओडी फैसिलिटीज एंड यूटिलाइजेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? फैसिलिटी और यूटिलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? आप बैंक से जाके जब कहते हो ना मुझे ओडी चाहिए, तो बैंक आपको कहता है आपकी ओडी की लिमिट है 1 लाख रुपए, लेकिन वो 1 लाख पे सूद चार्ज नहीं करता। आप उसमें से जितना यूज करते जाते हो सूद उस पर चार्ज होता है। ठीक है जी। और ओडी का लोन ऐसा है कि जब आपके पास पैसे हो जाए आप क्या करो? वापस कर दो। ठीक है जी। आपको बैंक मना नहीं करता, जब चाहे निकाल लो, जब चाहे। तो सूद किस पे लगता है? फैसिलिटी के अमाउंट पे या यूटिलाइज अमाउंट के ऊपर? नीचे कह रहा जी हमें फैसिलिटी दी 900 रुपए का लोन यूटिलाइज करने की, हमने कितने का लोन यूटिलाइज किया? ये 750 लगा कहां भाई? एसेट पे तो इतने पैसे नहीं चाहिए। ओडी एक जनरल पर्पस अमाउंट है, तो ये कंपनी के और भी बहुत सारी जगहों पे लगा होगा, और भी बहुत सारी जगहों पे यूज हुआ होगा। हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए भी इसमें से कुछ पैसे इस्तेमाल किए होंगे। फिर एक और बैंक से भी हमने लोन लिया है। ठीक है जी। उसमें से भी हमने कुछ फैसिलिटी यूज की है। मुझे बताओ सर, अगर ओडी मल्टीपल जगहों से आ रहा है तो है तो जनरल लोन, और हमने ये सीखा हुआ है कि हमने जनरल लोन में क्या निकालना होता है? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। तुम सबके पास कस्टमाइज बैच मौजूद है, उसमें रीजन जाके देख लेना कि हम वेटेड एवरेज का रेट क्यों निकालते हैं। लेकिन याद रखना, जनरल लोन में हमें क्या करना पड़ता है? एक वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि ये रेट क्यों निकालना पड़ता है। मुझे बताओ इधर हमारे पास स्पेसिफिक लोन कितने हैं? एक। जनरल लोन कितने हैं? 2 हैं। जनरल लोन आप बैंक ए से भी निकाल सकते हो, बैंक बी से भी निकाल सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है आप जिस भी बैंक से निकालो आपने उस बैंक का रेट इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि क्या करना है? वेटेड एवरेज रेट इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? चाहे आप बैंक ए से ड्रॉ करो चाहे बैंक
20 एग्जाम में वो आपको गुमराह करे कि हमने सारा पैसा बैंक ए से निकाला है, आप कहोगे नहीं मुझे क्या करना है, वेटेड एवरेज रेट लेना है, डन। अच्छा जी, फिर हमारे पास तीसरा हिसाब किताब सर, राइट इशू सर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा आ गया। राइट इशू कब हुआ है? 1 अगस्त को। कितने रुपए मिले हमें? 70 रुपए मिले, ठीक है जी। मेड एंड अवेलेबल ऑल द अमाउंट फॉर द एसेट, ठीक है जी। सर हमने ये 70 रुपए किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए, सारे पैसे रख दिए किसके लिए? एसेट के लिए, ऐसा। अब बताएं हमारे पास कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो गए? उसने कहा जी 25 साल एसेट की लाइफ है, कंप्लीट होने के बाद। कंप्लीट कब हुआ है? 10 महीने बाद। 10 महीने बाद कंप्लीट कब हुआ है? 10 महीने ले गए ना कंस्ट्रक्शन में, तो इसका मतलब है हमारे पास पहले साल इस एसेट की इस्तेमाल वाली लाइफ कितनी है? सिर्फ 2 महीने। 10 महीने तो इसको बनने में लगा है। अच्छा, फिर वो कह रहा भैया आप एक काम करो जरा पहले साल का, ठीक है जी, हमें 31 दिसंबर 2019 के एक्सट्रैक्ट्स बना के दे दें। किसके? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, और क्या निकाल के दे दें हमें? बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन निकाल के दे दें। ये तीनों चीजें हमें बना के दे दें, कंप्लीट करके दे दें। मुझे बताओ आपके पास सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कितने हैं? 3। आपके पास ऊपर पेमेंट्स कितनी है सर ड्यूरिंग द पीरियड? ना 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 ना, पेमेंट्स कितनी? गिनती करो, 1 2 3 4। ये पेमेंट अगले साल होगी, हमें इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं जनाब, हम अपने पास एक चार्ट बनाते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसमें हम दिखाएंगे सर हमारे पास मंथ्स कितने। लिखेगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा, सिर्फ यहां फोकस करेगा, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने का। सर फिर मेरे पास सर हमने क्या एक्सपेंडिचर किया, हमारे पास सर क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस ऐड हुआ, और हमारे पास हमारे अकाउंट का बैलेंस कितना है। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, प्लीज बोर्ड पे देखना, छोड़ दो सारी चीजें। सर मेरे पास मंथ्स हैं जनवरी से लेके जनवरी, फेब, मार्च, मई। कितने महीने तक लेके जाऊं उसको मैं? 10 महीने तक सर। बस बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, फोकस करो, मूवमेंट देख लो। ये मूवमेंट समझ आ गई, आगे फिर जो है वो मजदूरी है। मुझे बताओ मेरे पास पैसे कितने हैं सर डे 1 पे? सर मेरे पास पहले दिन का खर्चा 150। पैसे पड़े? हाँ पड़े। मैं सर कहां पर है? सर स्पेसिफिक लोन के पैसे कितने? 220। 150 रुपए भी खर्च के पहले दिन और 60 रुपए भी खर्च के पहले दिन, टोटल खर्चा कितना किया सर? 210 रुपए। तो सर मेरे पास थे कितने? 220। खर्चा मैंने कितने का किया? 200। कितने पैसे रह गए? 10 रुपए रह गए सर। बैलेंस रह गया कितना? 10 रुपए। अब आओ ऊपर वापस। अब बताओ अगला खर्चा हमने कब किया है? 1 मई को किया। अगला खर्चा हमने कब किया है? 1 मई को किया है। अच्छा, 1 मई के बाद का मतलब ये है कि हमारे पास फेब का महीना ऐसे ही गुजर गया, मार्च का महीना ऐसे ही गुजर गया, अप्रैल का महीना ऐसे ही गुजर गया। मई में हमने क्या किया? खर्चा किया कितने का? क्या तुम्हारे पास मई में स्पेसिफिक लोन पड़ा हुआ है? सिर्फ 10 रुपए का है बस। जनरल लोन के अलावा और कोई सोर्स है? राइट इशू है, लेकिन वो अगस्त में आया है, हम इस वक्त कहां मौजूद हैं? मई में मौजूद हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? जनरल लोन। जनरल लोन कितना सर? खर्चा कितने का है? 50 का। सर मेरे पास पैसे तो है नहीं। जनरल लोन यूज करने का मतलब है, ओडी यूज करने का मतलब है आपका अकाउंट ही किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। आपका बैंक अकाउंट किस में आना शुरू हो जाएगा? जो सोर्स ऑफ फाइनेंस आएगा मैं उसको कहां डाल दिया करूंगा? बैंक अकाउंट में। जब बैंक अकाउंट में मेरे पास पड़े हुए 10 रुपए हैं, 50 रुपए का खर्चा मैं कैसे कर सकता हूं? सीधी सी बात है, मैंने ओडी यूटिलाइज की होगी, तो मैंने ओडी यूटिलाइज किया, 50 रुपए का मेरा अकाउंट किस में चला गया? नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब है मैं क्या यूटिलाइज कर रहा हूं इस वक्त? ओवरड्राफ्ट। ऐसा। फिर उसके बाद मजीद खर्चा हुआ। मजीद खर्चा हुआ सर अक्टूबर में, लेकिन उससे पहले सर राइट इशू आ चुका था कितने का? 70 का। पहले राइट इशू आया अगस्त में, तो पहले तो अगस्त तक चले जाओ आराम आराम से, जुलाई। अब आया अगस्त में पैसा किसका? राइट इशू का। कितना जी? 70। अब बताओ राइट इशू का पैसा साइड में रख दूं या राइट इशू का पैसा बैंक में डाल के जो सूद लग रहा है मेरे ऊपर ये बंद कर दूं? बंद कर दें। कितने रह गए हमारे पास सर? 30 रुपए पॉजिटिव में आ गए। ऐसा। अब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। कब तक पड़ा हुआ जी? कब तक पड़ा हुआ जी? 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है?
42 रुपीस का खर्चा हो रहा है। 1 अक्टूबर को 42 रुपीस का खर्चा हो रहा है। ये कहां से करूंगा मैं? 42 पड़े में नहीं सर, 42 तो है ही नहीं सर, हमारे पास तो पड़े ही 30 रुपए। 30 अक्टूबर में हम क्या करेंगे? 12 रुपए का मजीद खर्चा करेंगे और हमारे पास ये किस में चला जाएगा? सॉरी 42 रुपीस का, और ये किस में चला जाएगा? नेगेटिव। और अक्टूबर के एंड पे हमारा एसेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने पूरे टाइम में जनरल लोन यूज किया? क्या मेरे पूरे टाइम में जनरल लोन यूज किया? हाँ यूज किया। कब यूज किया? मई से यूज करना शुरू किया, मई, जून और जुलाई में, और फिर हम सुकून में आ गए। लेकिन फिर अक्टूबर के महीने में आ गए, हमें क्या करना पड़ा? जनरल लोन यूटिलाइज करना पड़ा। ऐसा अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है, ए प्यारे भाई जरा बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन ये निकाल के दो। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन निकाल के दो। हमने कहा भी निकाल देते हैं सर आपके लिए। एलिजिबल फॉर, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, देखो मामला इतने सीधे नहीं है। कितने लोन आपने इस्तेमाल किए पता है? 3। सप्लायर ने भी लोन दिया है, सप्लायर ने आपको एसेट डे 1 पे 302.5 जो उधार का हिसाब किताब है वो भी है, वो दिमाग में रखना आपने। अब बताओ 150 रुपए का लोन मेरा जनरल है, और सॉरी 150 रुपए का लोन मेरा स्पेसिफिक है, और बाकी मैंने कुछ 220 रुपए का लोन स्पेसिफिक है। सॉरी, तो मैं सबसे पहले काम कर रहा हूं, स्पेसिफिक लोन देख रहा हूं सर। स्पेसिफिक लोन कितने टाइम यूटिलाइज हुआ है? कितने टाइम यूटिलाइज हुआ है? कितने टाइम यूटिलाइज हुआ है? और 10 महीने यूटिलाइज हुआ है सर, लेकिन वो पैसे तो खत्म हो गए थे। तो मैं एक बैंक से लोन लेने जाओ, लोन लिया और बाहर आके जुए में हार गए, और बैंक तुम्हें कह रहा है वापस करो, तुमने कहा पैसे खत्म हो गए, तो इंटरेस्ट भी खत्म सारा। भाई क्या हो गया? पैसे तो, इंटरेस्ट तो जब खत्म होगा जब आप मुझे लोन वापस करोगे। लोन वापस थोड़ी किया आपने। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास स्पेसिफिक लोन में कुछ सूद आएगा? कितना स्पेसिफिक लोन है? कितने का? 220 का। कितने महीने स्पेसिफिक लोन पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है? 10 महीने। किस रेट से? 10% का रेट है, निकालो कितना आता है? कितना? 8.33। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, ये बोरिंग कॉस्ट हो गई एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। इसका कलर चेंज कर देते हैं यार। क्या ये 220 इंटू 10% कितना मेरे बच्चों? ये 18.33। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो, क्या स्पेसिफिक लोन पे सिर्फ 10 महीने का सूद है? नहीं सर, सूद तो पूरे 12 महीने का होगा। 10 महीने आपने कैपिटलाइज करना है, 2 महीने का आपने बोरिंग कॉस्ट क्या करना है? सर मैं इसको अलग से यहां रिकॉर्ड कर रहा हूं। किस नाम से? इंटरेस्ट एक्सपेंस। सर क्यों? जरूरत ही नहीं है। नहीं सर जरूरत है, क्योंकि उससे सवाल में मांगा है कि आप मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी निकाल के दो। तो मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट एक्सपेंस भी चाहिए। अब बताओ मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालूं कैसे? सर 220 का लोन मल्टीप्लाई बाय 2/12 मल्टीप्लाई बाय 10%। कितना? कितना? 7 चलो जी, ये फारिग हो गया हिसाब किताब। देन बोर्ड पे देखते जाओ, बोर्ड पे देखते जाओ। दूसरा हिसाब किताब। सर कोई इनकम आएगी इसके अंदर? हाँ सर इनकम भी आएगी। क्यों? सर 10 रुपए की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 4 महीने मल्टीप्लाई बाय 6%। कितना? 6% है सर, ये रहा इनकम रेट 6%। कितना मेरे बच्चों? 0.2। अच्छा ये भी तो है ना सरप्लस? नहीं सर, इस पे इनकम बुक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा राइट इशू का है, ये स्पेसिफिक लोन का पैसा नहीं है। स्पेसिफिक लोन के पैसे में से अगर कुछ बचता है तो उस पे इंटरेस्ट इनकम आती है। ये पैसा आया था किसका? राइट इशू का, तो ये तो उसमें से बचा है। तो सर जो पैसा स्पेसिफिक लोन का होगा उसी पे इंटरेस्ट इनकम। अच्छा इस पे जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो पीएनएल में जाएगी, लेकिन तो आपको इस पे भी सूद की इनकम देगा ना। लेकिन वहां बोरिंग कॉस्ट के अंदर जो एसेट में डाल रहे हो उसके अंदर एडजस्ट नहीं करोगे। अब बताओ सर, मेरे पास 10 रुपए 4 महीने मेरे बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस रहा, इस पे जो इनकम आई मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दी, और इस पे जो इनकम आएगी वो
वो पीएनएल में जाएगी। तो हम एक काम करें, इंटरेस्ट इनकम भी एक तरफ निकालना शुरू कर देते हैं। बेटा आपके पास पेपर में ना ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन वो हैं किसमें पता है, वो पीपी में आए हुए। ठीक है जी, उस पर बोरिंग कॉस्ट के चैप्टर में नहीं डाले उसने। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने और कितना, 0.3। बोर्ड में देखो, हमने स्पेसिफिक लोन मुकम्मल तौर पे फारिग कर दिया, इनकम देख लिए। अब दूसरा हिसाब किताब, जनरल लोन। जनरल लोन कहां कहां यूटिलाइज हुआ है सर? 40 रुपए यूटिलाइज हुए कितने महीने, 3 महीने, और 12 रुपए यूटिलाइज हुए कितने, 1 महीना। दोनों पे रेट लगाना चाहिए कितना, कितना जी? क्या क्या जनरल लोन का रेट दिया हुआ है? नहीं सर, वो निकालना पड़ेगा हमें, वो निकालना पड़ेगा। जनरल लोन का रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है वो? आप देखें कितना लोन यूटिलाइज हुआ है और कितना इंटरेस्ट आपने पूरे साल में पे किया है। आपने बैंक ए से और बैंक बी से जो एवरेज लोन यूटिलाइज किया है वो 750 और 825 का है। आपने जो सूद पे किया है वो 112.125 और 139.838 का यूटिलाइज किया है। तो मुझे बताओ मेरे पास टोटल लोन कितना पूरे साल में दोनों बैंकों से मिला के यूज हुआ है, कितना? ये अमाउंट कितना है? 1575। ये कितना है? कितना? 250.96। अब एक काम करो, इसको इससे डिवाइड करो। ये ऑलमोस्ट 16% हो गया। चलो जी 16% का रेट हम ले लेते हैं। 16% का रेट है मेरे बच्चों, 16% का रेट है। मैं 16% के रेट पे काम करने जा रहा हूं सर। यहां दिखा दूंगा 16% का हिसाब किताब सर। तरफ हो जा भाई। अब बताएं जनरल लोन पे कितना सूद बना, जनरल लोन पे कितना सूद बना? 1.6 और 1 ये ऊपर वाला 1.6 आ रहा है पक्का, और ये वाला 0.16। बस कितना आ गया टोटल ऐसा? अब बोर्ड पे देखो, ये जा रहा है सर एसेट के अंदर, लेकिन सूद तो मैंने पूरे साल में 251 रुपए का पे किया है। मैंने ओडी पे तो ठीक ठाक सूद पे किया है, इसमें से कितना पार्ट सिर्फ कैपिटलाइज हो रहा है? 1.76। देखो जनरल लोन पे जितना सूद है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए, आपने अपने एसेट पे कितना इसमें से कैपिटलाइज किया? 1.76 ऐसा। अब मुझे पता है बाकी का इंटरेस्ट कहां जाएगा सर? 251 का इंटरेस्ट है टोटल, 251.96। इसमें से आपने क्या किया? सिर्फ 1.76 कैपिटलाइज किया, बाकी सारा कहां गया? कितना? 250.2 ये मैं लेके जा रहा हूं सर किसमें? इंटरेस्ट एक्सपेंस में। यहां डाल दूं सर इंटरेस्ट एक्सपेंस जनरल लोन, यानी कि ओडी पे कितना? 250 देखो मैं फिर आपको बता दूं, आपने एग्जाम के सवाल को भी ऐसे ही अप्रोच करना है। जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है वो कैपिटलाइजेशन में डाल देनी है, जो बोरिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होनी है उसको अलग से ले लेना है। ठीक है जी। जो जनरल लोन पे बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है उसको एसेट में डाल देना है। जो जनरल लोन पे कैपिटलाइज नहीं हो रहा उसको आप क्या करोगे? अलग से ले लोगे। जो इंटरेस्ट इनकम स्पेसिफिक लोन पे आ रही है उसको क्या करोगे? एसेट में से एडजस्ट कर दोगे। जो स्पेसिफिक लोन के अलावा इंटरेस्ट इनकम आ रही है उसको आप अलग कर दोगे, ताकि आप क्या बना सको? बैलेंस शीट और पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना सको। मुझे बताओ हम अब तक कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देख चुके हैं? 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देख चुके। तीसरा हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है? अच्छा गौर तो सुनो, गौर सुनो, गौर सुनो, इसको हम निकालते हैं तरीके से। तीसरा हमारे पास है लोन फ्रॉम सप्लायर। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये तुम्हें सीखना है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ कितने रुपए आपको पे करने हैं सप्लायर को 1 साल बाद? 302
302.50 या 302.5। हम क्या निकालते हैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू, किस रेट से? 10% से, क्योंकि अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो स्पेसिफिक रेट का लोन कितना है, किस रेट पे मिल रहा है, तो स्पेसिफिक लोन का जो रेट होगा वही डिस्काउंटिंग के लिए भी यूज होगा। क्यों? आप अगर बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको किस रेट पे लोन मिलता है, वो रेट कौन सा है? स्पेसिफिक लोन का रेट है ना भाई। मैं अगर बैंक से लोन लेने जाऊंगा प्यारा बच्चा, मुझे किस रेट पे लोन मिलेगा? मिल चुका है लोन ऊपर, तुम्हें किस रेट पे? तो बताओ सर अब हम क्या करें? निकालो कितना आती है प्रेजेंट वैल्यू इसकी, 270। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो 275 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, इस प्रेजेंट वैल्यू को इस बोर्ड पे देखना, छोड़ दो सारी चीजें। मैंने डे 1 पे पीपी डेबिट किया होगा, कितने में पता? मैंने डे 1 पे 150 रुपया पे किया, और डे 1 पे मैंने 275 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। कितनी? 425। देखो यार, मैं फिर एक बात बता दूं, आप लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, वो आपको पीपी के सवाल में फेस करनी पड़ती है, और उसमें आती है इस तरह की चीजें। उसको जरा तरीके से देख लो और घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस को रीपरफॉर्म कर लेना। ठीक है जी। अब बताएं मेरे पास से कैश कितना जा रहा है जनाब? 150। बाकी मेरे पास क्या था? पेबल टू सप्लायर, कितने का जी? 275। मेरे प्यारे बच्चों, इस पेबल टू सप्लायर पे हमने सूद बुक करना है। इस पेबल टू सप्लायर पे पूरे साल का सूद बनेगा कितना? 275 पे 10% का सूद 10 महीने का एक तरफ, और 275 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12, 2 महीने का एक तरफ। क्यों? क्योंकि 10 महीने मेरे पास सर कंस्ट्रक्शन पीरियड है, 10 महीने मेरे पास कंस्ट्रक्शन पीरियड है, और 2 महीने मेरे पास क्या सर? सर जो 2 महीने मेरे पास है वो कंस्ट्रक्शन पीरियड के अलावा है। ठीक है जी। तो बताओ मैं क्या करूंगा सर? ये कितना आ रहा है देखो जरा, कितना आ रही है? 22.9। और नीचे वाला कितना है? 22.9 और 4.58। बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों। अब बताओ ये 22.9 यहां ले जाऊं मैं? सर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सप्लायर कितना जी? 22.9, और बाकी का अमाउंट वो भी इंटरेस्ट में जाएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सप्लायर 4. अब बताओ तुम्हारे पास 3 लोन हो गए। एक आपके पास स्पेसिफिक लोन पे जितना इंटरेस्ट लगना था यहां गया, कैपिटलाइज वाला पार्ट, और बाकी इधर आ गया। फिर दूसरा हमारे पास सर जनरल लोन पे जो इंटरेस्ट लगना था यहां आ गया, दूसरा पार्ट कहां गया? सर इधर आ गया सर, जो आपने कैपिटलाइज नहीं करना, 2 महीने का सूद। और उसके अलावा सर इंटरेस्ट फ्रॉम लोन फ्रॉम सप्लायर, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सप्लायर वो यहां आ गया, और 2 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस इधर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं आराम से बैलेंस शीट और पीएल का एक्सट्रैक्ट बना सकता हूँ हैं? मुझे बताओ सर, मैं यहां तक सारा काम कर चुका हूं, मुझे कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है, कितना एक्सपेंस आउट करना है, ये दोनों फिगर्स में कैलकुलेट कर चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा सर इसके ऊपर? मैं आगे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाने जाऊंगा, लेकिन पहले सर आप इसको यहाँ कॉपी करोगे ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ सकें। ठीक है, मैं फिर बता दूं, अगर आपने इस तरह के सवाल नहीं देखे और आपने सीधे सीधे सवाल करके चले गए, ये पेपर में उखाड़ के फेंक देगा आपको, बता दो। करो उसको कॉपी करो, कहां से करना है? ये पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। फिर आगे बढ़े हम, पक्का? चलो जी। जी मेरा प्यारा बच्चा, हमेशा स्पेसिफिक लोन वाले लिए। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास पीपी कितने पे रिकॉर्ड होगा? पीपी कितने पे रिकॉर्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों? पीपी कितने पे रिकॉर्ड होगा? पहले बताओ बोरिंग कॉस्ट टोटल कितनी आई? दिस प्लस या नेट दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना आ रही टोटल अमाउंट? 18.33 माइनस 0.2 कितना? 42.79। प्लीज बोर्ड पे देखो, राइट इशू का हम कुछ भी नहीं करेंगे सिवाय इसके कि वो इक्विटी में रिफ्लेक्ट हो रही हो, बस। अब मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ मेरे पास एसेट डे 1 पे रिकॉर्ड हुआ था कितने पे? 425 पे।
इस 425 में मजीद क्या ऐड होगा सर? पीपी मेरे पास टोटल कितने पे आ जाएगा सर? 425 प्लस 42.79 कितना आ रही है? 467.79 पक्का। अब बताएं सर, मेरे पास डे 1 पे जो एसेट रिकॉर्ड हुआ था उसमें मैंने 42.79 और ऐड कर दिए जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है। अब बताएं इस एसेट पे डेप्रिसिएशन बुक होगा कितना जी सर? 467.79 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? 2/12 डिवाइडेड बाय कितना जी? हमारे पास लाइफ कितनी है एसेट की सर? लाइफ हमारे पास है 25 साल। कितना जी टोटल बताओ नेट? 3.1186। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सवाल में काफी सारी चीजें आ गई हैं। अब बताएं सर, मैं अगर आपसे कहूं प्यारे भाई मैंने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में मेरे पास नॉन करंट एसेट्स आ रहे होंगे, नॉन करंट एसेट्स आ रहे होंगे सर, मेरे पास करंट एसेट्स भी आ रहे होंगे सर, मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ रही होंगी और मेरे पास करंट लायबिलिटीज भी आ रही होंगी। बोर्ड पे देखना, सवाल में जाओ और मुझे बताओ सर मेरे पास पीपी कितने पे आ रहा होगा? सबसे पहले सर पीपी कितने पे आ रहा होगा जी मेरा बच्चा? कौन सा? वो किस में ऐड करने? जब मैंने उसको एक्सपेंस अलग ही रखना था और कैपिटलाइज ही करना है तो मैं उसको अलग क्यों रखूं? वो बोरिंग कॉस्ट है ना जिसको आपने कैपिटलाइज क्या करना है, नहीं करना है। कहाँ डालना है उसको? आपने पीएनएल में डालना है उसको। एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज, एसेट कितने महीने में कंप्लीट हुआ है तो 10 महीने की बोरिंग कॉस्ट को कर दोगे कैपिटलाइज, जो बाकी बचेगा उसका क्या करोगे? एक्सपेंस आउट। सर मुझे बताएं मेरे पास नॉन करंट एसेट कितने का जी? सर मेरे पास पीपी एसेट आ रहा है कितने का जी? सर मेरे पास 467.29 का एसेट था, उसमें 3.12 का डेप्रिसिएशन आ गया। क्या बचा सर मेरे पास? 464.67। बताएं सर मेरे पास करंट एसेट कितने का बचा? करंट एसेट है कोई? नहीं सर, करंट एसेट हमारे पास कोई नहीं है। नॉन करंट एसेट में सिर्फ एक ही चीज है। अब बताएं मेरे पास सर नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन है, बैंक लोन है। बैंक लोन कितने का लिया था आपने डे 1 पे? सर मैंने बैंक लोन लिया था 220 रुपए का। कितने का? 220 रुपए का लोन लिया था मैंने, 220 का। वो कह रहे हर साल इसमें 55 रुपए रीपे होंगे, लेकिन पहली रीपेमेंट कब होगी? अगले साल जाके होगी। अगले साल का मतलब है अगले साल में आपने 55 रुपए का प्रिंसिपल पे करना है। तो इस 220 में से 55 रुपए अगले साल पे करना है, ये करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। और सर मेरे पास कोई 165 ये मेरे पास आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो मैं बैंक लोन दोनों जगह जाके दिखा रहा हूं। बैंक लोन मेरे पास आ रहा है सर 165 और इधर कितना आएगा जी? बैंक लोन कितना जी? 55 करंट लायबिलिटीज। और कोई है? ओडी है सर मेरे पास, ये लोन भी जाएगा सर यहाँ पर। ओडी का टोटल लोन कितना है जो मैंने साल के एंड तक लिया है? ओडी का टोटल लोन कितना जी? कितना यूज्ड अमाउंट कितना है? टोटल यूज्ड अमाउंट टोटल जी, टोटल 750 प्लस 825 कितना? 750 प्लस 825 कितना जी? सर 750 प्लस 825 कितना? 1575। ये आ गया सर मेरे पास करंट लायबिलिटीज में। और कोई चीज बची? नहीं सर, मेरे पास बैलेंस शीट पे सिर्फ ये चीजें ही आ रही हैं। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें क्या आना चाहिए? इसमें आना चाहिए एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसमें एक और चीज आनी चाहिए, वो क्या जी? इंटरेस्ट इनकम। इसमें एक और चीज आनी चाहिए, वो क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास डेप्रिसिएशन तो यहाँ मुंह पे पड़ी हुई है 3.11। सर मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस मौजूद है कितने का? ये ना सर, ये 3 इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने निकाले हैं। ये 3 इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एड अप करो इनको। ये 3 इंटरेस्ट एक्सपेंस है सर, मेरे एड अप करें इसको। कितना? 258.37। सर ये मैं लेके जा रहा हूं सर यहाँ पर 250। हट जा भाई,
258.37। इंटरेस्ट इनकम वो कितनी है जी? 0.3। बस है जी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके फेल होने में आपके कॉन्सेप्ट्स का खराब होना बहुत छोटा फैक्टर होता है। आपके फेल होने में कॉन्सेप्ट्स का ऐसा सवाल जो मिक्सअप होके आया हो उसको हैंडल ना करना ना, ये सबसे बड़ा रीजन बनता है फेल होने का। और मैं एक जनरल टेंडेंसी आप में देखता हूँ कि जब सवाल मुश्किल होता है ना, तो आप लोगों में एक टेंडेंसी, आप जान छोड़ देते हो कि यार एक पॉइंट तक समझ आया, अब इसके बाद छोड़ दो यार, नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं, इस एटीट्यूड से आप एक पर्चा भी पास नहीं कर सकते। एक एवरेज बच्चा सीए का पेपर पास कर लेता है, रीजन वो लगा रहता है, हार नहीं मानता हो। मैं आपको बताऊं, मैं ये सवाल मैं जब सुबह बना रहा था ना, मुझे एक चीज पता थी कि यार आई कैप का एग्जामिनर इसी लेवल के सवाल बनाता है, या तो मैं ये करा दूं या मैं आपको दोबारा एक काम करूं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लूं। तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करूंगा ना, आपको समझ अच्छा आ जाएगा। ये सवाल ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे बीच में, यार एक तो बोरिंग कॉस्ट निकालना है, एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, स्पेसिफिक लोन अलग है, इसमें जनरल लोन अलग है, राइट इशू का पैसा अलग आ रहा है, लोन फ्रॉम सप्लायर अलग आ रहा है, फिर इसमें डेप्रिसिएशन भी आ रहा है, फिर इनकम अलग करनी है, एक्सपेंसेस अलग करने हैं, ये सारे काम करने हैं। ये सवाल 20 मार्क्स का होगा, ठीक है जी, 18 से 20 मार्क्स का सवाल होगा। यार अगर आप लोग इसको तरीके से कर सकते हो ना, इस लेवल पे काम कर सकते हो कि ये सवाल में से आप 70-80% चीजें निकाल लो, तो मैं आपको आज बता दूं आप आराम से पास हो। लेकिन अगर इस जैसे सवाल में आप शुरू ही ना कर पाओ चीजों, और आपको सवाल देख के आपका खून खुश्क हो जाए, तो एक दफा फेल नहीं होगी। क्योंकि हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक दफा दिल में डर बैठ जाए ना कि यार ये सवाल हैंडल नहीं होते, तो फिर आगे वो पेपर टू पेपर आपको फॉलो करता है, और फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो तबाह हो जाता है। आपको ये लगता है कि यार मुझसे लगता है कि मैं आपको बताऊं यार, ये सवालात ऐसे हैं सारे जिसमें आप घुस जाओ ना, आपका सर दर्द करे, आपको चक्कर आए, आप बोले यार भाड़ में गया, मैं लगा रहा हूं। वो बंदा आराम से पेपर निकाल ले, आप है लगे रहना बस, ठीक है जी। यू जस्ट नीड टू स्टिक अराउंड, आपने कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है। अटेम्प्ट करो, फंसो इस सवाल के अंदर, सॉल्यूशन देखो, दोबारा अटेम्प्ट करो, फिर फंसो इसके अंदर, फिर सॉल्यूशन देखो, दोबारा अटेम्प्ट करो उसको, पूरा सवाल एंड तक पहुंचाओ। यार देखो, मैं एक छोटी सी चीज शेयर करता हूँ। मैंने ना एक एनपीओ का सवाल उठाया जिसमें मिसिंग फिगर्स। अब मैं एनपीओ का सवाल सॉल्व करने बैठा, आप यकीन करो मैं इतना बोर हो गया उसके अंदर। मैंने कहा क्या जलालत है यार, बच्चा पता नहीं किस फेज से गुजरता होगा पेपर। लेकिन मैं लगा रहा, सवाल कंप्लीट किया, उसके बाद जो मुझे सुकून मिला, और फिर मैं उसको रख के लानत दी। मैंने कहा यार देखो, इस सवाल में एग्जामिनर ने कॉन्सेप्ट से ज्यादा ये चीज टेस्ट की कि बंदे का टेम्परामेंट कितना है, वो खड़ा है या नहीं है इसके अंदर। इस सवाल को आपने घर जाके क्या करना है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है, ऐसा। अच्छा, क्या आप इसको कॉपी कर रहे हो, या मैं इसी उम्मीद पे आपको एक और सवाल दे दूं और आप वो मुझे खुद करके दो जी? जी जी। अच्छा, एक इंटरेस्ट पेबल नहीं, एक चीज हमारे पास और आएगी, वो हम यहाँ डाल देते हैं जनाब, वो है पेबल टू सप्लायर। पेबल टू सप्लायर, सर हमने सप्लायर को एक दिन बाद पैसे देने, कितने? पूरे पूरे। कब देने हमने? एक दिन के बाद जी। इनकम कहाँ है ये लोन फ्रॉम सप्लायर में से? ये इसकी बात करो, ये तो राइट इशू पे आया ना। अच्छा सुनो बेटा, जिस पैसे की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, उस पैसे में कमाया गया इंटरेस्ट इनकम भी नहीं आएगा इसका। मुझे एक बात बताओ, स्पेसिफिक लोन का जो पैसा होता है उस पर सूद लगता है, वो अगर बैंक में पड़ा रहेगा और उस पर इंटरेस्ट इनकम आएगी ना, वो आपका लेस करना। बाकी जिस भी सोर्स का पैसा आ रहा है, क्या उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है? नहीं हो रही है, तो फिर उससे रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा, कौन सी पॉइंट 2 में पेमेंट हो रही है? मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड सुनो सुनो, मुझे एक चीज ये बताओ, आप लोगों ने जो एसेट को कैपिटलाइज किया है, कहाँ गया वो, किधर गया वो?
ये 425 जो आ रहा है, 425 कहां से आया यार? 1 मिनट मेरे बच्चों, तुम लोग ने ये उसमें ऐड नहीं किया है तो फिर लाना तो तुम लोगों पे यार। करो ये ऐड कितना है? तुम लोगों को जब मैं एक चीज ऐड करने के लिए दे रहा हूं उसको ऐड तो कर दो यार। क्या आ रहा है ये? कितना यार? अल्लाह के वास्ते 2 मिनट जरा चुप हो जाओ। ये 425 नहीं है बेटा, ये 425 प्लस, यार मेरे भाई ये जो कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगा ये कितना लगा है? तीनों को ऐड करके बता सकता है कोई? ये हो गया कितना जी? 570। आप बनाओ सर 577 पे कितना तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन आता? ये कितना हो रहा है टोटल? ये भी ऐड कर दो उसके अंदर 42.79। 619.79 मल्टीप्लाई बाय 2/12 डिवाइडेड बाय 25 कितना? 4.13। अब इसको जरा सा चेंज कर दो सर। मेरे पास पीपी आ रहा है 619.79 माइनस 4.13। कितना आ रही है? अच्छा, इसी तरह मेरे पास सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हो जाएगा। कितना है वो? 4.13। ठीक है जी, कॉपी तो नहीं कर रहा कोई? सर मैं आपको दूसरा सवाल दूं? अच्छा दूसरा सवाल ठीक ठाक लेंदी है। दूसरे सवाल में गवर्नमेंट ग्रांट भी है। दूसरे सवाल में सारी चीजें मैंने डाली है जान। डन है जी मेरा बच्चा जी? देखो डिबेंचर एक जनरल लोन है। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर होता तो उसमें सूद लगता है। फिर देखो जिस चीज पे इंटरेस्ट बुक होगा ना वो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर डालना है। ठीक है जी? चूंकि राइट इश्यू इक्विटी है, इक्विटी पे कोई सूद नहीं आता। कोई भी तुम्हारे पास इंटरेस्ट बेरिंग चीज होगी उस पर क्या लगेगा? मुझे बताओ स्पेसिफिक लोन क्या था? लोन था, इंटरेस्ट, उस पर इंटरेस्ट लगता है, आपने उसकी इंटरेस्ट कैपिटलाइज की। अगर ये भी ऐसा इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी होती जो हमने एसेट पे लगाई होती तो हम क्या करते? इसका इंटरेस्ट भी लेते। फिर जनरल लोन की रीपेमेंट तो बेटा आपने हर सोर्स से करनी है ना। देखो मैंने आपको सबसे पहली चीज क्लास में आती क्या बताई कि आपको सबसे आखिर में क्या यूज करना है। अच्छा दरम्यान में कोई पैसा अगर मैंने जनरल लोन यूज किया होगा तो मैं क्या करूंगा? जनरल लोन रीपे कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जनरल लोन का इंटरेस्ट रेट बाकी सारे सोर्सेज से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम हमेशा क्या करेंगे? जब भी कोई और सोर्स का पैसा आएगा सबसे पहला काम क्या करेंगे? जनरल लोन रीपे कर देंगे। उससे फायदा क्या होगा? सर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी? क्लियर है? अच्छा अब एक चीज और सुन लो, तुम्हारे लेवल की चीज नहीं है लेकिन मैं तुम्हें चलो जरा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चीज मेरा नहीं ख्याल है कि एग्जाम में कभी पूछी जाएगी। मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी डिस्कशन हम कर रहे हैं। मेरे पास एक एसेट है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, उसकी कॉस्ट है 500। उसके लिए मैं 2 लोन ले रहा हूँ, 2 लोन। बोर्ड में देखो, मैं बैंक ए के पास गया, मैंने स्पेसिफिक लोन लिया 250 रुपए का। यार यहाँ एसेट है जिसकी जिसकी कॉस्ट 500 है। ठीक है जी? इसको परचेज करने के लिए मैंने बैंक ए से भी लोन लिया और बैंक बी से भी लोन लिया। सर एक जगह लोन लिया मैंने 250 का, दूसरी जगह लोन मैंने 250 का लिया। मुझे बताया दोनों लोन जनरल है या स्पेसिफिक है? ये दोनों लोन जनरल है या स्पेसिफिक है? ये दोनों लोन स्पेसिफिक लोन, ये जनरल नहीं है। और सुनो, ये जनरल नहीं, ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। तुम्हारे लेवल पे एग्जामिनर जनरल में सिर्फ ओडी देगा, लेकिन ये दोनों लोन जनरल नहीं है। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात आपका इतना बड़ा एसेट होता है कि कोई एक बैंक आपको मुकम्मल लोन देने को तैयार, तो आप डिफरेंट बैंकों से टोटल पैसा जमा करने की कोशिश करते हो। आप एक के पास जाते हो, आप कहते हो जी यार मुझे 500 दे दो, कहता नहीं 250 मिलेंगे, क्योंकि हम एक पार्टी को 250 से ज्यादा लोन नहीं देते। फिर आप दूसरे बैंक में जाते हो, वो कहता है किस लिए पैसा चाहिए? मैं कहता हूँ यार एसेट खरीदना है, एसेट बनाना है, उसके लिए 250 मिल चुके, 250 आप और दे दें। ये क्या है? ये दोनों स्पेसिफिक लोन है। अब बताओ सर, अगर ये मामला ऐसा होता कि एक से हमने लिए 900 रुपए और एक से हमने लिए 1100 रुपए, अब क्या नजर आ रहा है? अब ये दोनों जनरल है। क्यों? क्योंकि कोई भी अकल रखने वाला बंदा 500 रुपए के एसेट के लिए 2000 रुपए का लोन
नहीं लेगा। इसका मतलब है इस लोन को हासिल करने के पीछे और भी बहुत सारे मकासद हैं, ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, क्या सिर्फ बैंक से लोन मिलता है? नहीं सर, लोन हासिल करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए जा सकते हैं, लोन हासिल करने के लिए डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं। तो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स जनरल लोन होते हैं या स्पेसिफिक? नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी रेस किया आपने। स्पेसिफिक लोन है या जनरल है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? आपने अमाउंट कितनी रेस की है। अगर मैंने सर प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर सर 250-250 रुपए के रेस किए तो ये स्पेसिफिक होगा। और अगर मैंने सर उठा के कोई 1000-1000 रुपए के रेस किए दोनों, तो ये दोनों जनरल होगा। लेकिन तुम्हारे लेवल पर ये चीजें एग्जामिनर टेस्ट नहीं करेगा कि तुम्हें एक अमाउंट दे और तुम्हें जज करना हो कि स्पेसिफिक है या जनरल है। ये बात समझ आती है? अब आओ मेरे बच्चों एक स्टेप आगे, प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सवाल खुद करो अगला वाला। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, ठीक ठाक लेंदी सवाल है। सवाल देख के तुम लोग की हालत टाइट हो जाएगी। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। सुनो सुनो, सीक्वेंस क्या है? पहले कौन सा पैसा यूज करना है, फिर बाकी सारे, फिर जनरल एंड में। और अगर हमने जनरल यूज किया हुआ है और कोई भी और पैसा वापस आ गया तो हम जनरल को रीपे कर देंगे, ऐसा। अब आदरा दोस्त ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एबीसी लिमिटेड हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी कंटेनिंग 160 अपार्टमेंट्स। कितने अपार्टमेंट्स है जी? 160 अपार्टमेंट्स ऑफ इक्वल साइज। द कंपनी विल बी सेलिंग दीज अपार्टमेंट्स थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान अपार्टमेंट बिक सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिक सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कोई हाउसिंग स्कीम बन रही होती है, भाई हमने तो ऐसे ऐसे बिल्डिंग में अपार्टमेंट लिए जो जो खड़ी नहीं हुई थी, जमीन है, कोरी जमीन, सारी बिल्डिंग बिक गई। कराची के लोगों के पास पैसा बहुत है, ठीक है जी, ये पैसा बहुत है, तुम्हारे पास भी आ जाएगा। हाँ नहीं करो, आ जाएगा तुम्हारे। अल्लाह ताला ने इस प्रोफेशन में जिल्लत के बाद बहुत पैसा रखा है, ठीक है जी, लेकिन अभी जलील होना है। रुको सर, हमारे पास एक हाउसिंग स्कीम बन रही है, इस हाउसिंग स्कीम में हमें क्या मिलता रहेगा? पैसा भी मिलता रहेगा दरमियान में। फिर द कंपनी ओपनड अप अ बैंक अकाउंट विद मिसाइल बैंक। द कंपनी हैज अग्रीड टू प्रोवाइड, बिल्कुल खामोश सर, द बैंक हैज अग्रीड टू प्रोवाइड specific as well as overdraft facility to the company throughout construction phase। कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान कंपनी को जनरल लोन भी मिलेगा और स्पेसिफिक भी मिलेगा। और सुनो, हमने क्या किया, आपने बैंक अकाउंट में, और तो सुनना सर, ये हमारे बैंक अकाउंट की रिसीट्स हैं और ये हमारे बैंक अकाउंट की, हमने 1 जनवरी को बैंक अकाउंट खोला, 1 जनवरी 2020 को, और उसमें कितने पैसे डाल दिए? ये हमने अपने पैसे डाले। कितने? अपने पैसे डाले। कितने जी? 10,000। फिर 1 फेब को हमने बैंक से लोन भी ले लिया। कितने का सर? 1,65,000 रुपए का, ऐसा। अब बताइए लोन का रेट क्या है? स्पेसिफिक है, जनरल है? लिख के दे रहे हैं स्पेसिफिक लोन है। फिर हमने क्या किया सर? अब और सुनो, 1 फेब के बाद 1 फेब को पेमेंट भी हो गई। कितने की? 1,90,000। इसका मतलब है अब तुमने ऊपर और नीचे दोनों को देख के चलना है। 1 जनवरी को पैसे कितने थे? 10, मजीद कितने आए? 1,65। फिर 1 फेब को पैसे निकल भी गए, कितने? 1,90। तो पैसे थे इतने कि 1,90 निकलते? नहीं सर, 1 फेब से क्या शुरू हो गया? जनरल लोन शुरू हो गया। फिर अब आपने क्रोनोलॉजी बना के चलनी है। अब बताओ 1 फेब के बाद अगला इवेंट कब आया? मई में आया। 1 मई को क्या मिली हमें? ग्रांट मिली। कितने की? ये ग्रांट एसेट से रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है ना। आपको कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रांट मिल रही है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो ग्रांट मिलती है, एसेट के लिए जो ग्रांट मिलती है, वो इनकम में कब जाती है? जब एसेट डेप्रिशिएट होता है। तो अभी तो एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट सर डेफर्ड ग्रांट इनकम के नाम पे हमारे पास मौजूद होगी। इससे ग्रांट इनकम कब निकलेगी? जब एसेट डेप्रिशिएट होगा। अभी एसेट डेप्रिशिएट नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या है सर? 1 मई के बाद। 1 मई के बाद सर 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमने क्या किया? फिर 60,000 का खर्चा कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर 1 सितंबर आई, फिर हमने कितने का खर्चा कर दिया? 16,000 का। फिर उसके बाद क्या आया? 1 नवंबर आई। 1 नवंबर को कस्टमर से रिसीट आई।
ये क्या है? कस्टमर किस चीज के लिए पैसा दे रहा है? बिल्डिंग खरीदने के लिए। बिल्डिंग तो बनी नहीं है, तो ये सारा एडवांस में जाएगा, लेकिन हमारे पास पैसा तो आ गया ना। इस पैसे से हम क्या करेंगे? जनरल लोन को रीपे कर देंगे। ऐसा जनरल लोन रीपे हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है सर? पहली नवंबर आ गई, फिर 31 दिसंबर आएगी, उसमें हमें 16,000 रुपए मिले। मुझे बताओ, ये सारे इवेंट्स 2020 में हुए। अब 2020 में जितना पैसा आया, जितना गया, आपने अकाउंट फॉर कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2021 आया। 2021 में पहली मार्च को हमने 90,000 रुपए खर्च किए। फिर पहली जुलाई को एक और स्पेसिफिक लोन आ गया, दूसरा स्पेसिफिक लोन आ गया। ये स्पेसिफिक लोन किस साल में आया है? 2021 में। कितना स्पेसिफिक लोन होगा? दो क्यों? पुराना वाला भी तो चल रहा है और नया वाला भी आ गया। कितने का? 16% पे। अब आपने क्या किया सर? पुराने लोन का आधा अमाउंट रीपे कर दिया। ये कब किया सर? आपने ये 1 जुलाई को किया। फिर आपने क्या किया जनाब? 1 अक्टूबर पे 50,000 का खर्चा किया। 1 नवंबर पे दोबारा 1 लाख रुपए आपको रिसीव हो गए। अब 2 सालों का ये टोटल डाटा, कभी पैसे आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। कितने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज हो रहे हैं सर? आपका स्पेसिफिक लोन भी यूज हो रहा है, जनरल लोन भी यूज हो रहा है, आपका गवर्नमेंट ग्रांट भी आ गया, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी आ गया, और ऑपरेशनल कैश फ्लो भी आ गए। 5 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। सूद किस पे लगेगा? सिर्फ स्पेसिफिक पे लगेगा और जनरल पे लगेगा, बाकी किसी चीज पे सूद नहीं लगेगा। ऐसा वो कह रहे जी, स्पेसिफिक लोन के पहले लोन का रेट है 14%, खैर ऊपर लिखा हुआ भी है। दूसरे लोन का रेट है 16%। फिर इनकम रेट 8% है। ओडी पे कितने का रेट है? 22% का। और सुनो, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क इज स्टॉप्ड ड्यू टू मॉनसून रेन्स। किस अगस्त की बात कर रही है? दोनों अगस्तों की बात कर, 2020 के अगस्त में भी और 2021 के अगस्त में भी। अगस्त के महीने में काम क्या रहता है? बंद रहता है। जब काम बंद रहता है तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए? नहीं। फिर वो कह रहे जी, आधा स्पेसिफिक लोन हमने स्पेसिफिक लोन जो हमने फर्स्ट फेब को रिसीव किया था 1 जुलाई 2021 को, आधा हमने पे कर दिया, बाकी हम कब पे करेंगे? उसने कहा बाकी सारा लोन हम पे कर देंगे कब? 2022 में। फिर उसने कहा जी, इंटरेस्ट इज पेड थ्रू ऑपरेशनल कैश फ्लोज। उसने कहा आप इंटरेस्ट की टेंशन ना लेना कि इंटरेस्ट कहां से पे होता है, इंटरेस्ट कंपनी अपने ऑपरेशनल कैश फ्लो से आराम से पे कर देती है। वो आपसे कह रहा है भैया आप मुझे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बना के दो, 2020 का भी और 2021 का भी। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें ठीक ठाक काम है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये कि ये सामने रख के ना पूरी ईमानदारी से, जो नहीं करेगा इंशाल्लाह फेल होगा, ठीक है जी, ये सामने रख के ना मुझे जरा टेबल बना के दे दो कि पैसे आए कितने और गए कितने। शाबाश, खाली टेबल बना के दे दो। नहीं कितने। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं सर, कब आपने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देना है? जब क्या हो? जब क्या हो जनाब? मतलब नहीं, बहुत सब्सटेंशियली कंप्लीट होना एक अलग चीज है। मुझे बताओ, आम हालात में बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को हम कब पॉज करते हैं, रोकते कब है? याद रखो, देखो सिर्फ स्टैंडर्ड में एक ही चीज लिखी है कि अगर तुम्हारे पास फर्दर काम करने के लिए, मैं स्टैंडर्ड कोड कर रहा हूँ, आपका आईकैप का एग्जामिनर कोड नहीं कर रहा, ठीक है, जब आपके पास फर्दर काम करने के लिए काम को रोकना पड़े, जैसे आमतौर पे एक बिल्डिंग की छत डली ना, तो दूसरा उस पर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? काम को रोकना पड़ता है। सिर्फ इस पर्टिकुलर फेज में जब काम रोकना पड़े ना, फर्दर काम के लिए जरूरी हो उसको रोकना, तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। आपके एग्जामिनर ने एक चीज अज्यूम कर लिया है कि जब यूजुअली चीजों को रोका जाएगा, यूजुअली का मतलब आम हालात में भाई, हम आम हालात में भाई इस महीने में काम बंद कर देते हैं, तो आपका एग्जामिनर उस आम हालात को देख के क्या करता है? बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को क्या करता है? कैपिटलाइज करता है। वो कहता है जी आम तौर पे कंपनी इस महीने में काम नहीं करती, तो अगर ये बिजनेस रूटीन है, ये ऐसी चीज है जो हर दफा होती है, तो एग्जामिनर कहता है कि इस पीरियड में बोरिंग कॉस्ट को क्या करो? कैपिटलाइज करो। मैं सवाल आईकैप के लिए सॉल्व कर रहा हूँ या अपनी जिंदगी के प्रोफेशनल उसके लिए सॉल्व कर? आईकैप के लिए ना। तो मुझे बताओ, क्या इस अगस्त के महीने के इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम रोकेंगे? हम इसको कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? हम इसको कैपिटलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एग्जामिनर ये सोचता है कि
अगर मानसून की बारिशें हर अगस्त में होती हैं और काम हर दफा रुकता है, तो ये क्या हमारे बिजनेस का रूटीन फीचर है। तो रूटीन फीचर में आप क्या करोगे, कैपिटलाइज करोगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, ऐसी कोई चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं लिखी। जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, अल्लाह के वास्ते जो चवल आज मैं तुम्हें क्लास में मारते हुए नजर आऊंगा, इस पे मेरा नाम नहीं लगाना है कि अहमद रजा ने कहा था कि जी जब यूजुअल फीचर हो तो इसकी कैपिटलाइजेशन नहीं रोको। नहीं जी, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, प्रैक्टिकली सिर्फ एक सूरत में बोरिंग कॉस्ट की जो है वो कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग द फेज ऑफ सस्पेंशन अलाउड है, जब अगला काम करने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़े, बस सिर्फ एक रीजन। लेकिन आपने क्या करना है सर, शाबाश टेबल बना के दे मुझे, शाबाश जल्दी। तो फिर वो आपको कहता है कि जी 2020 में हमने काम मजबूरन रोक दिया क्योंकि हमें एकदम से पता चला ओए होए बारिश हो गई है, हम रोक देते, और 21 में नहीं हुई तो नहीं रोक, फिर नहीं करेंगे ना। एक रूटीन इवेंट नहीं है, नहीं रूटीन इवेंट नहीं है। अब मिसाल के तौर पर दिसंबर के एंड पे आके आखिरी के जो है वो 6 दिन शदीद सर्दी पड़ती है, मजदूर कहते हैं जी हमारे हाथ टूट जाते हैं, पानी में काम नहीं होता, हम उनको छुट्टी दे देते हैं। आमतौर पर हर दफा ऐसे ही होता है, तो हम क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन चलाते रहेंगे एग्जाम के व्यू पॉइंट से। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। शाबाश जी, 32.5 करवा रहा हूं उसको बेटा, 82,500 को करवा रहा हूं। अच्छा जरा सा अपना बोर्ड पे देख लो, इसको मैं करवा रहा हूं, यहाँ देखिए। सुनो, मैं सबसे पहले ईयर 2020 को देख रहा हूं, ठीक है। मेरे बच्चों, मेरे पास सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है जनवरी से ना, यहाँ देख लो, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो, सिर्फ अपने जवाब मैच कर लो। मुझे बताओ, मेरे पास पहले दिन सर 10,000 रुपए लाए और मैंने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, तो मेरा बैलेंस आ गया कितना जी, 10,000 रुपए। फेब के महीने में मुझे पैसा मिला 165,000, लेकिन सर फेब के महीने में एक इतना बड़ा एक्सपेंस आ गया 190,000 का कि उसने हमें नेगेटिव में धकेल दिया। कितना? अच्छा अब सुनो, जब भी इस तरह का सवाल है ना जिसमें इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अलग अलग आ रही हो, ठीक है जी, तो आप एक काम करें, जरा नंबर्स डाल दें सबके ऊपर। नंबर इन द सेंस ये कि आपको ये बताओ कि कौन सी चीज पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है। मुझे बताया ये मेरे पास पहला, फिर पहली फेब है, ये भी पहली फेब है, तो नंबर 2 कर देता हूँ उसको। फिर उसके बाद 1 मई, फिर हमारे पास चौथे नंबर पे जुलाई, फिर सितंबर है, फिर छठा नवंबर, और 7वां हमारा दिसंबर है। पहले तो ये देखिए, पहला साल तो पहले सुकून से देख लो। यहां तक आपके पास 1 साल के इवेंट्स हैं और यहां तक आपके पास इसी साल के फर्स्ट ईयर के इवेंट्स हैं। डन। तो एक काम करते हैं, इससे जरा हम टेबल बना लेते हैं। 10,000 ओपनिंग था, 165 आया और साथ ही 190 निकल भी गया, तो 15 रह गया। अब तीसरा हमारे पास क्या है सर, गवर्नमेंट ग्रांट आई है 40 की। ये कब आई है? मई में आई है, तो पहले मई तक तो पहुंच जाओ। अप्रैल में पैसे इतने थे, मई में कितना है जी, 40,000, और ये है हमारे पास ग्रांट कितनी। अब बताओ, ये 25,000 का जो पॉजिटिव बैलेंस आया है, क्या ये पॉजिटिव बैलेंस पे इंटरेस्ट इनकम हमारे लिए एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट के अंदर एडजस्ट होगी? नहीं, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट ग्रांट का है, स्पेसिफिक लोन का नहीं है। इस पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी, वो पीएनएल में जाएगी। इस पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी, वो पीएनएल में जाएगी। डन। अच्छा अब हमारे पास अगला जो पड़ा हुआ है वो जुलाई में है, तो पहले जुलाई तक पहुंच जाओ। सर जून में भी हम 25,000 के सरप्लस पे थे। जुलाई में हमने क्या किया सर, एक खर्चा किया 60,000 रुपीज का।
तो सर अब दोबारा नेगेटिव में चले गए। कितना नेगेटिव में गए? 35,000 नेगेटिव। फिर सितंबर में क्या हुआ? तो पैसे कितने हैं? 50,000। मजीद एक्सपेंस हुआ कितने का? अब नवंबर में 1,00,000 रुपए आया और ये पैसे आए हमारे पास एडवांस के नाम पे, और ये सारे पाप धो के चला गया और हम 49 पे आ गए। ऐसा? अच्छा, दिसंबर की पहली तारीख में भी हम 49 पे थे, लेकिन दिसंबर के एंड पे आके हमें पैसे मिले कितने? सर 16,000 रुपए ऑपरेशन कैश फ्लो से, एंड वी एंडेड अप द ईयर एट 65,000। ऐसा? अब मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड में देखना, क्या स्पेसिफिक लोन का पैसा किसी भी पॉइंट में तुम्हारे पास ऐसा पड़ा रहा जिसमें तुमने इंटरेस्ट इनकम कमाया? नहीं सर। ऊपर वाला पैसा जो 10,000 है ये भी ऑपरेशनल पैसे थे। हमने स्पेसिफिक लोन के पैसे पे कोई इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि स्पेसिफिक लोन का पैसा जैसे ही आया उसी वक्त निकल भी गया। मैंने तुम लोगों को कहा भी था कि स्पेसिफिक लोन के पैसे को हम क्या अज्यूम कर दें, पहले ही यूज होगा सबसे। ऐसा? अब बताओ सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं बोरिंग कॉस्ट निकाल रहा हूं, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। मेरे बच्चों सबसे पहले मेरे पास स्पेसिफिक लोन है। स्पेसिफिक लोन है कितने का? 1,65,000 का। कितने महीने ये आउटस्टैंडिंग रहा है? पूरे 12 महीने काम हुआ है? नहीं 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 नहीं, याद रखो भैया, जब से खर्चा होना शुरू होगा तब से हमने बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन करनी है। खर्चा कब हुआ? पहली फेब को, तो इसका मतलब पहला महीना फारिग। तो कितने महीने हमने स्पेसिफिक लोन का वो किक करना है? 11 महीने। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, और हमें स्पेसिफिक लोन मिला भी पहली फेब को है, तो हमारे पास क्या आ रहा है सर? रेट कितना है सर इसका? 14% मल्टीप्लाई बाय, वेरी गुड। दोबारा सुन अच्छे तरीके से मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के वास्ते डिस्कशंस बंद करो, सुन लो। मैंने अभी भी आपको बताया कि आपका एग्जामिनर करता यह है कि अगर कोई रूटीन स्टॉपेज है ना काम में, रूटीन हर दफा एक पॉइंट पे आके चीजें रुकती हैं, तो एग्जामिनर उसमें सस्पेंशन ट्रीट नहीं करता। तुम्हारा एग्जामिनर कहता है कि जी हर साल अगस्त में अगर मानसून की बारिशें होती हैं और हमें हर दफा काम रोकना पड़ता है, तो ये रूटीन एक्टिविटी है, तो हम इसमें बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोकेंगे नहीं। अगर ये एक दफा होता या हर दफा महीने डिफरेंट होता, हमें नहीं पता होता, तो फिर सर एक क्वेश्चनेबल चीज आ जाता। ठीक है जी, लेकिन याद रखना, जब आपको काम रोकना पड़े किसी स्पेसिफिक टाइम पर, वो रूटीन फीचर हो बिजनेस का। ठीक है जी, कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। एबनॉर्मल चीज क्या होती है? आप काम कर रहे हो तो भत्ते की पर्ची आ जाती, आप काम कर रहे हो, सर केडीए वाले आ गए, उन्होंने जगह तोड़ दी कि जी आप प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हो, ये एबनॉर्मेलिटीज है। या आप काम कर रहे हो सर, एक जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले आ गए, उन्होंने कहा जी आपने जो बिल्डिंग खड़ी करना शुरू की है इसमें जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन गिर जाएगी ये। ठीक है जी, कोई लैटिट्यूड और इसका प्रॉब्लम है, ये हो चुका है एक दफा, ये कॉलेज के साथ हो चुका है। उन्होंने बिल्डिंग बनाई, 2 फ्लोर चढ़ा दिए। ठीक है, वो आगे कोई उन्होंने कहा जी ये मसला है, आपने जिस जगह पे आप हो यहाँ पे ये मसला है, वो मसला है, फलां पट्टी है, ढिमका पट्टी है। फिर 25,000 रुपये पट्टी हट गई। ठीक है जी, पाकिस्तान में अल्लाह से दुआ मांग के उन्होंने पट्टी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, तो पट्टी हट गई सर। वो कॉलेज माशाल्लाह आज भी चल रहा है। मैं आपको टीएसए की बात बता रहा हूँ, टीएसए में पढ़ाया मैंने। ठीक है, उन्होंने बिल्डिंग खड़ी करना शुरू की, उस वक्त शायद तबानी साहब को आइडिया नहीं था कि इनको खिलाना भी पड़ता है। ये जो हमारे यहाँ माशाल्लाह लोग आते हैं ना, तो केडीए वाले आ गए, उन्होंने कहा जी जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। अब वो परेशान हो गए, तो फिर उनके पास एक बंदा है, वो गया, उसने 25,000 रुपये दिए और वो लाइन दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, पट्टी बिल्कुल सेट हो गई। ठीक है, और कोई खतरा नहीं है हमको, है। तो मैं उस वक्त पढ़ाता था, मुझे याद है इस चीज का। ठीक है जी, तो अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी तो हम उसमें क्या करेंगे? बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन को रोक देंगे, अदरवाइज हम नहीं रोकेंगे। अगस्त में बारिशें होती हैं, हर दफा काम रुकता है, रूटीन एक्टिविटी है, तो मैं सर इसको इग्नोर कर। ठीक है, अब बताएं सर ये कितना आ रहा है मेरे पास? 211,211,75। अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, एक चीज और करवानी है तुम लोगों से, 211,75। लेकिन क्या
कोई ऐसा महीना भी गुजरा है स्पेसिफिक लोन का जिसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हुई है? ऐसा कोई महीना गुजरा है इस साल में? जनवरी का महीना नहीं था, और मनुष्यों जनवरी में लोन ही नहीं था, लोन ही कब आया है? तो सर मैं स्पेसिफिक लोन के सारे बोरिंग कॉस्ट को सिर्फ कैपिटलाइज कर रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस नाम की कोई चीज इसमें से नहीं निकल रही है। अब इनकम है कोई? नहीं। अब बता सर मेरे पास इसके बाद जनरल, मेरे पास जो जनरल में क्या है सर, 15,000 का लोन यहाँ यूटिलाइज हुआ है 3 महीने, 35,000 इस्तेमाल हुआ है 2 महीने, 51,000 इस्तेमाल हुआ है 2 महीने, ऐसा ही है। 15, 35 और 51, 15, 35 और 50, कितने कितने महीने? ये 3 महीने, ये 2 महीने, और ये। अच्छा मेरे बच्चों अल्लाह के वास्ते जरा सा चुप हो जाओ, ठीक है? मुझे बताएं ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है? अच्छा सर रेट कितना है इस पे सर? अच्छा रेट जबरदस्त ये बताया उसने कि 22% है, और कोई कहानी नहीं करवाई है इसके अंदर कि आपको रेट निकालना पड़े। कितना मेरे बच्चों? ये 825, 1 2 8, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा और थोड़ा और, कितना? 1870, बस? कितना आ रहा है टोटल? 39। अच्छा क्या जनरल लोन का कोई अमाउंट एक्सपेंस आउट होगा? सर जनरल लोन में कभी हमने, अच्छा क्योंकि हमारे पास ओडी की फुल डिटेल नहीं है तो हम जनरल लोन से इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है। पिछले सवाल में था, पिछले सवाल में आपको उसने बताया था कि जनरल लोन पे 2,251 रुपए का टोटल इंटरेस्ट है, आपने उसमें से कैपिटलाइज इंटरेस्ट माइनस किया। यहां पर आपको उसने बताया ही नहीं है कि जनरल लोन बाकी कहां कहां इस्तेमाल हुआ है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस ना तो स्पेसिफिक लोन से मिल रहा है ना जनरल लोन से मिल रहा है। इसके बाद सर पॉइंट, उसके बाद और कोई सोर्स हुआ है बोरिंग कॉस्ट है? नहीं। अब बताओ सर मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम भी निकाल लूं, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस है किसी जगह पे? नहीं सर। मुझे बताइए टोटल कितना आ रहा? 2515। मेरे बच्चों बोर्ड पे देख लो अल्लाह के वास्ते। अब बताओ मुझे जरा सा हेल्प करो, इंटरेस्ट इनकम आएगी कहीं हमारे पास? इंटरेस्ट इनकम जो आपने पीएनएल में चार्ज करनी वो है कहीं आपके पास? हाँ है, ऊपर आओ। आपके पास 10,000 रुपए पहले महीने, इस पे भी इंटरेस्ट इनकम आएगी। आपके पास ये 25,000 वाले 2 महीने, इस पे भी इंटरेस्ट इनकम आएगी। आपके पास 49,000 वाले भी 2 महीने, इस पे भी इंटरेस्ट इनकम आएगी। लेकिन ये सारी इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाएगी? पीएनएल में जाएगी। इसमें से कोई बोरिंग कॉस्ट को एडजस्ट नहीं करेगा, कोई एसेट के अंदर एडजस्ट नहीं होगा। तो सर 10, 25 और 49, सर 10, 25 और 49। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे, 1 महीना, फिर 2 महीने और 2 महीने। मुझे बताएं सर, और रेट कितना है हमारे पास इनकम का? ये सारी एक साथ बता दो मुझे, ये सारी अमाउंट एक साथ बता दो। फोर्टी नाइन का 1 मंथ होगा, क्यों? 49 का क्यों 1 महीना होगा भाई? नवंबर और दिसंबर दोनों होंगे ना? हैं? 31 दिसंबर पे तो और आया है ना, लेकिन दिसंबर के पूरे महीने में तो 49 थे ना। दिसंबर के महीने में तुम्हारे पास डे 1 से 49,000 पड़े हुए थे बैंक में, आप 49 पड़े हुए थे ना, तो बैंक तो सूद तो उसमें देगा। आखिरी दिन आप पैसे इंजेक्ट करोगे तो उसमें तो सूद नहीं मिलेगा ना भाई। 16,000, तो इसलिए उस पर हम इनकम थोड़ी लेंगे, वो तो लास्ट डे पे आया ना। कितना ये? 10,
अच्छा ये आ गया हमारी इंटरेस्ट इनकम। अब बोर्ड में देखो दोस्त, अब आपको बनाना है सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी इल्तिजा, रिक्वेस्ट, गुजारिश, मुझे बताएं मेरे पास सबसे पहली चीज क्या आएगी सर इसके अंदर? सर मेरे पास नॉन करंट एसेट्स, सर मेरे पास करंट एसेट्स, सर मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज, और अच्छा देखो तुम्हारे पास एक टारगेट है कि इसमें से तुमने खुद से एटलीस्ट अगर 5 आइटम्स यहाँ है ना तो 4 तुमने निकाल ली, एक आध मिस हो गया तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता दूं इधर क्या क्या आएगा। नॉन करंट एसेट्स में आएगा CWIP, PP नहीं आएगा क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ एसेट। CWIP कितना जी? खर्चा कितना किया आपने? खर्चा खर्चा सवाल में जाओ, सवाल में। आपने एक 90 का खर्चा किया एसेट के ऊपर, एक 60 का खर्चा किया एसेट के ऊपर, और 16,000 का खर्चा किया। कितना? 260 प्लस, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं बातें, प्लस 25,153। बेटा जी बातें नहीं, ये जो आप कर रहे हो ये बातें कहलाती है। कितना आ रहा है देखो, 2911, ये आ गया हमारा CWIP जी मेरा बच्चा। ये रहा बेटा ब्रेकअप इसका। एक तो आपके पास स्पेसिफिक लोन की बोरोइंग कॉस्ट है इस पे, और 21 पॉइंट 1,65,000 रुपए। 10 महीने का सूद 21 रुपए तो नहीं बनेगा ना? तुमने शायद उसको थाउजेंड्स में कर दिया, ये गलती हो गई तुमसे। सही है ना? फिगर सही है ना भाई ये? चलो वो तुमने शायद बेटा थाउजेंड में कर दिया इसको। अच्छा CWIP आ गया मेरे बच्चों बोर्ड पे। इसमें एक चीज सबने मिस की होगी, सुनो यार, नहीं करना बातें भाई, नहीं करेगा। अब बताएं सर, मैं नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन होगा। आपको ये बात पता है कि नॉन करंट लायबिलिटीज में जो बैंक लोन आएगा, करंट लायबिलिटीज में जो बैंक लोन आएगा, ये भी आपको पता है क्योंकि उस बंदे ने आपको लिख के दिया है कि अगले साल आधा स्पेसिफिक लोन रीपे हो जाएगा। तो आधा का मतलब क्या है? तो सर स्पेसिफिक लोन भी 82,500, और सर नॉन करंट में और बैंक लोन कितना जी? अच्छा मेरा एक सवाल है, आपके पास कोई करंट एसेट मौजूद है? हाँ मेरे पास मौजूद है करंट एसेट। पता है क्या? बैंक, बैंक का बैलेंस है मेरे पास सर। कितने का? 65,000 का बैंक का बैलेंस है मेरे पास, 65,000 का है। हेलो वालेकुम सलाम, मैं इस क्लास में, मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लें। हाँ जी, अब बताओ सर। यार चुप कर जाओ। फिर 65 आ गया, और कुछ है? ओडी है सर मेरे पास। ओडी है? नहीं सर, ओडी कोई नहीं है सर। ओडी नहीं है ना, तो बैंक का बैलेंस आ रहा है ना। बैंक का बैलेंस होगा या ओडी होगा ना, दोनों में से एक चीज होगी। अब गवर्नमेंट ग्रांट है कितने का? गवर्नमेंट ग्रांट कितने की? 40,000। आप में से बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, और यही है ना। एक चीज नहीं सोची कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी है। कितने का एडवांस फ्रॉम कस्टमर? ये आपने नॉन करंट में क्यों डाला? क्योंकि अगले साल तक मुझे बिल्डिंग कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आ रही है। कितने लोगों ने एडवांस फ्रॉम कस्टमर पिक कर लिया था? माशाल्लाह 2 लोगों ने। इसका मतलब है आपको रूटीन की चीजों में जो चीज पढ़ाई जाती है वही आपके जहन में रहती है। कोई नई चीज आती है तो फिर मुश्किल होती है आपके लिए। अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, ठीक है? यह है, आगे बढ़े हम। अच्छा ये चूंकि आपने सवाल अच्छा खासा कर भी लिया है तो उसको कॉपी कर लो यार यहाँ से प्लीज, का एक्स्ट्रा कॉपी। देखो मुझे एक बात बताओ, स्पेसिफिक लोन है जो अगले साल पे होना है आधा, तो आधा हमने कहाँ डाल दिया? ठीक है जी। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या टाइम हो गया हमारे पास? इसको मैं कंप्लीट कर लूं? अच्छा एक एक ऑप्शन ये है कि आप, ये मैं आपको आगे का पोर्शन रिकॉर्ड करके दे दूं या आप कंप्लीट करवा लें। कितने लोग सोच रहे हैं कि हम इसको कंप्लीट कर लें? अभी 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 कंप्लीट कर लें। आओ जी सर।
अच्छा भाई, मैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको रिकॉर्डेड वर्जन में दूंगा। एक और सवाल इसके साथ पास पेपर्स का है, वो भी रिकॉर्डेड वर्जन में दूंगा, वो जरूर कर लेना। मंथ मेरे पास कौन सा सर? अगेन जनवरी। यार अगर आप चुप हो जाओगे ना तो आपकी, यकीन करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको पेपर में पास करे। और अगर आप चुप नहीं होंगे तो मैं आपको दुआ, आपके लिए फिर भी दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको पेपर में पास करे, लेकिन अटेम्प्ट अगली वाली हो। अच्छा, बोर्ड पे देखो दोस्त, हमारे पास सर मंथ में सर, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास बैलेंस था कितना जब मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था? और इस साल के इवेंट्स को अगर मैं नंबर्स में लगाना शुरू करूं क्रोनोलॉजी में, तो मेरे पास सर पहली जुलाई है, मार्च है, जून है, जुलाई, अक्टूबर। मुझे बताया मेरे पास नंबर्स में क्या आ रहा होगा? पहला पहला मार्च है, फिर जून है, फिर जुलाई में दो इवेंट्स आ रहे हैं, जुलाई और जुलाई। फिर मेरे पास अक्टूबर में, और 5 टोटल इवेंट्स है जो मैंने नीचे टेबल में ड्राफ्ट करने। बस मुझे बताया मेरे पास सबसे पहले 1 मार्च तक कोई इवेंट नहीं है। पहली मार्च को स्पेंडिंग आ रही है कितने की? 90,000 की। तो एक काम करते हैं, हम आराम से चलना शुरू करते हैं आगे। एक्सपेंडिचर कितना है सर? आप बताएं सर, हम जनरल पे चले जाएंगे कितना? अब बताओ, हमने 25,000 के डेफिसिट पे, हम नेगेटिव में, कब तक अगला इवेंट कब आ रहा है सर हमारे पास? अगला इवेंट कब आ रहा है सर हमारे पास? सर अगला इवेंट हमारे पास आ रहा है जून में, जब 40,000 का मजीद खर्चा हो रहा है। सर हमारे पास ये 25 ही रहेगा, मई में भी 25, जून में हमारे पास मजीद खर्चा हुआ कितने का? 40 का। और सर हम चले गए -65 पे। अब बताएं हम सर कहां तक है? 65। अगला इवेंट हमारे पास है सर मार्च खत्म, जुलाई में हमारे पास स्पेसिफिक लोन भी आ रहा है 65 का, और जुलाई में हमारे पास एक लोन आ रहा है और एक लोन जा रहा है। तो नेट हमारी जेब से पैसे ही जा रहे हैं कितने? सर हमारे पास 65 आ रहे हैं और 82,500 जा रहे हैं। तो नेट क्या हो रहा है सर? 17,500 रुपए की नेट पेमेंट है। तो मेरे बच्चों, 17,500 रुपए की नेट पेमेंट यहां देख लूं मैं। सर मेरे पास ये आया कब है? जुलाई में 17,500 रुपए की मजीद पेमेंट्स। कितनी जी? 82 नेगेटिव में आ गया मैं। अब बताओ अगली रिसीट एंड पेमेंट कब है? अक्टूबर में। सर सितंबर तक हम बिल्कुल सुकून में आ रहे हैं। सर अक्टूबर में हमने क्या किया सर मेरे बच्चों? अक्टूबर में हमारे पास फिर पेमेंट आ रही है कितने की जी? 50,000 की। और फिर हमारे पास नवंबर में 1 लाख की रिसीट है, 50,000 की फर्दर पेमेंट आ रही है अक्टूबर में। और ये मेरे पास हो गया कितना जी? 132,500। और नवंबर में हमारे पास रिसीट्स आई कितने की? 1 लाख की। तो नेगेटिव 32,500 पे हमने साल खत्म किया होगा, ऐसा। अब बताओ इस साल कोई सस्पेंशन नहीं है, इस साल मामला बिल्कुल सीधे सीधे। मुझे बताएं सर, मेरे पास स्पेसिफिक लोन का बोरिंग कॉस्ट कितना होगा? याद रखिएगा मेरे बच्चों, मेरे पास 2 स्पेसिफिक लोन है। एक मेरे पास पुराना लोन है, और तो सुनो नहीं लिखो, 165 मिलियन का लोन 6 महीने रहा, उसके बाद ये लोन आधा हो गया, याद आ रहा? इसके बाद एक नया लोन आया कितने का? ये कितने टाइम रहा? जुलाई में आया था ये। देखो हमारे पास साल के पहले दिन से लेके जून के एंड तक 6 महीने का लोन था, 1,65,000। इसके बाद आधा लोन हमने पे बैक कर दिया, तो हमारे पास रिमेनिंग टाइम में कितना लोन रहा? आधा रहा। उसके बाद हमने एक नया लोन ले लिया 65 का। इसका रेट कितना है? 14%। इसका रेट कितना है? और इसका रेट कितना है जी? 16%। अब मुझे बताएं ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? कितना?
11,750। दूसरा बेटा कितना आ रहा? 5 यार, अगर ये बता दो 11,550 है और फिर 5,775। बेटा ये तीसरा भी कैलकुलेट कर दो, 5,200। ये हो गया सर मेरे पास स्पेसिफिक लोन जनरल। ये हो रहा है 22,525। अब बताएं जनरल में मेरे पास कितना हिसाब किताब बन रहा है? जनरल लोन सर, जनरल लोन मेरे पास सर 25,000 के 3 महीने, 65 का 1 महीना, 82,500 के 3 महीने, 32 का 1 महीना और 32,500 के 2 महीने। तो ये ठीक ठाक नंबर बन रहा है सर, 25,000 के 3 महीने। तो एक एक करके हम लेते हैं सर। 25,000 हमारे पास कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? 3 महीने। फिर मेरे पास सर 65 1 महीना आउटस्टैंडिंग रहा, 82,500 मेरे पास 3 महीने आउटस्टैंडिंग रहे। फिर मेरे पास सर 32,500, 32,500 ये मेरे पास 1 महीना आउटस्टैंडिंग रहा और सर 32,500 मेरे पास 2 महीने आउटस्टैंडिंग रहे। और इन सब का मेरे पास जो रेट आ रहा है वो कितना है? 22%। मुझे इन सब की वैल्यू एक साथ बता सकते हो? कितना? दस 725। ये टोटल कितने हो गए? 33,700। अच्छा जी। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम नाम की कोई चीज इस पर्टिकुलर साल में नहीं आएगी पक्का? किसी पॉइंट पे नहीं सर, हम दो महीने सरप्लस में रहे और ये स्पेसिफिक लोन का पैसा नहीं है, ठीक है जी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। तो हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आएगी सर। और इंटरेस्ट इनकम कितने की होगी सर? 65,000 मल्टीप्लाई बाय 2 महीने मल्टीप्लाई बाय कितना जी? 6% है, 5 है, 8% है। कितना आ रहा है सर? 8। ऐसा जी सर, ये बोरिंग कॉस्ट के लिए एक और सवाल दूंगा, बस ये 3 करके चले जाना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं अगर एक्सट्रैक्ट बनाऊं बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, अल्लाह के वास्ते बेटा जरा चुप हो जाओ। नॉन करंट एसेट्स है मेरे पास, करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं और मेरे पास करंट लायबिलिटीज हैं। मेरे बच्चों मेरे पास नॉन करंट एसेट आएगा CWIP नहीं सर, अब वो PP बन चुका है। क्यों? सवाल में वो लिख के दे रहा है कि 31 दिसंबर को एसेट कंप्लीट हो गया। अगर 31 दिसंबर को एसेट कंप्लीट हुआ तो इस पे अब तक कितना खर्चा हो चुका है? लास्ट ईयर इस पे कैपिटलाइजेशन कितने की हुई लास्ट ईयर? सर लास्ट ईयर था 29,1153। इस साल इस पे मजीद कितना खर्चा हुआ? इस साल इस पे मजीद कितना खर्चा हुआ? ये सवाल से भी देख के आप बता सकते हो। सर इस पे खर्चा हुआ जनाब मेरे पास 2021 में 90 का, 2021 में 40 का और 2021 में 50 का। 90, 40 और 50 कितने? 1,80,000 का खर्चा हुआ। तो मैं कह सकता हूं सर मेरे पास एसेट जो था वो 29,1153 था, 29,1153 था।
291153 था, इसमें 1,80,000 का और खर्चा हुआ और हमने बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज की, कितने की 33। अब मुझे बताएं मेरे पास एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, कितना 50, ये आ गया मेरे पास एसेट सर। अब नॉन करंट के अंदर सर मुझे नजर आ रहा है कि मैं बिल्डिंग कंप्लीट कर चुका हूं, अगले साल मैं अपने कस्टमर्स को इंशाल्लाह ताला इस बिल्डिंग में से डिफरेंट पोर्शंस हैंड ओवर कर दूंगा, तो अब मेरे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर आएगा। अब करंट लायबिलिटीज में आ रहा होगा कितना जी, 2 लाख। 2 लाख क्यों, 1 लाख पिछले साल था, 1 लाख इस साल का। फिर ओवरड्राफ्ट आ रहा होगा सर, ओडी आ रही है सर, पहली दफा लास्ट ईयर बैंक बैलेंस था, इस साल ओडी है कितने की 32,500 की। और सर मेरे पास डेफर्ड ग्रांट इनकम आ रही है, वो अभी भी 40 की है क्योंकि उसमें से कोई पाई पैसा खर्च नहीं हुआ। और सर इसके अंदर कुछ बचा है सर, और कुछ बचा हुआ है सर, सर बैंक लोन है। अच्छा बैंक लोन मेरे बच्चों सुनो 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 सुनो, स्पेसिफिक लोन के 2 हिस्से थे। स्पेसिफिक लोन में से एक 82,500 का लोन रह गया और एक स्पेसिफिक लोन 65 का है। वो कह रहे कि ये दोनों अगले साल पे ऑफ हो जाएंगे, दोनों। कहां लिखा हुआ सर, सर ऊपर वो लिख के दे रहा है कि रिमेनिंग स्पेसिफिक लोन्स विल बी पेड बैक इन 2020। तो ये पूरे का पूरा बैंक लोन किस में आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा। देखो बैंक लोन बनता कितना सर, बैंक लोन मेरे पास 82,500 का एक पड़ा हुआ है और 60 कितना देखो ये। अब बताएं सर मेरे पास पीएनएल में कोई फिगर जाएगी, सर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक फिगर जाएगी बस, वो क्या है, इंटरेस्ट इनकम। कितने की सर, वो हमने कैलकुलेट की थी ऊपर 867 नहीं बेटा बिरयानी आ रही है, रुके। अच्छा सुनो एक चीज सुनो सुनो, मैं आपको 2 क्वेश्चन मजीद दे रहा हूं और दोनों के रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस भी दे रहा हूं। इसी के साथ आज की तारीख में आपने करना ही है कि ये घर जाके दोबारा देखना है, ठीक है जी। और जो मैं रिकॉर्डेड क्वेश्चंस आपको दूंगा तकरीबन 11 बजे रात को, ठीक है ना, क्योंकि हफ्ते का दिन है, घर वालों को भी टाइम देना है थोड़ा सा। तो मैं 11 बजे के करीब आपको इसके इन 2 मजीद जो 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके सोल्यूशन दूंगा। अल्लाह के वास्ते 4 ही कर लेना बहुत है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है जी।